आप सर यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम। आप क्या फर्क देखते हैं यूपी में? ही वॉज अ विजनरी लीडर, तो उसकी वजह से एक अच्छा विजन था हमारे सामने। गाजियाबाद में लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे शाम को। हाउ इज इट पॉसिबल? यूपी इज हार्डली अ स्टेट, इट इज अ कंट्री। क्या सीखना चाहिए एक यंग आईएएस ऑफिसर को इंडिया के बारे में? देयर इज अ डेवलप्ड इंडिया व्हिच इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, बट ऑल्सो व्हेन यू मूव टू ईस्टर्न साइड यू डोंट फाइंड दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। पोस्टिंग में भी एक माफिया चलती है, 50 लाख रुपए दे दो, वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ महीने का 50 लाख मिल जाएगा तुमको, रिकवरी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये है, दिस इज द ट्रुथ। सर क्या हमेशा ऐसा ही होगा? डेवलपमेंट की कीमत एनवायरनमेंट को देनी पड़ेगी। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूटिंग अ रिवर, एंड नंबर 1 इज दिस सीवर, and second what you rightly said is industrial effluents. Noida authority is one of the richest authorities in the country, but sir despite that अगर हम यमुना रिवर पे चले जाएं तो नज़ारा अच्छा नहीं है। मैं तो 78 सर्विस में आया था, गंगा एक्शन प्लान तब से लॉन्च हुआ है, आज भी चल रहा है। सर नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू फॉर कमिंग एंड बीइंग सो ओपन माइंडेड। आज तो सर हमारे कुछ प्लान्स थे जो हमारे फॉइल हो गए बारिश की वजह से, नहीं तो सर हम यूपी में बैठे हैं। आप सर यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, मुझे लगा इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो मैंने प्लान ये किया था सर कि हम गाड़ी में जाते, हम कुछ लोकेशंस पे रुकते, हम स्लम्स में जाते और हम देखते कि डेवलपमेंट में कितना फ़र्क है कितना नहीं है। बट सर वी विल हैव टू मेक डू विद टॉक्स बिकॉज द रेन गॉड्स हैव सेड कि नहीं। राइट, दैट वुड हैव बीन वेरी इनोवेटिव। यस यस, परहैप्स सर फॉर पार्ट 2। सर्टनली सर मैं आपके चीफ सेक्रेटरीशिप से स्टार्ट करता हूँ। जरूर। फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस मैं ये बता दूँ कि सर चीफ सेक्रेटरी थे यूपी के, और चीफ सेक्रेटरी होने का मतलब ये होता है द टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ द स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पोजिशंस दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, particularly an IAS officer, can achieve is Yes. chief secretaryship. Absolutely. और 2.25 साल थे सर आप। बिल्कुल। अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम। ये 2016 की बात है सर? I was from 2014 जी to 2016. 16 सर तब में और अब में आप क्या फ़र्क देखते हैं यूपी में और नोएडा में इन पर्टिकुलर, जो कि यूपी की डेवलपमेंट का एक एपिटोम है या मॉडल है? देखिए, एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, my chief secretaryship period, और उस समय the chief minister अखिलेश यादव was there, तो I found at that time he was a visionary leader, a great visionary leader. तो उसकी वजह से एक अच्छा विजन था हमारे सामने डेवलपमेंट के लिए in front of the entire bureaucracy. And when I became the chief secretary also, there was a lot of focus on development, कि किस तरीके से यूपी का डेवलपमेंट कराया जाए. And the one thing I liked about him was that he said कि everything should be of international standards. There should be excellence. कोई भी काम जो हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे किया जाए. तो ही डिमांडेड एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड. एंड सेकंड थिंग वाज, जो बड़ा अच्छी बात थी कि उन्होंने हमको एज द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस टू वर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एज चीफ सेक्रेटरी, यू आर लीडर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. पूरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं एज अ टीम, तो आपको अगर ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस मिलेगी तो यू कैन पास इट डाउन टू अदर्स ऑल्सो, एंड देन एवरीबडी कैन वर्क टू द मैक्सिमम एंड गिव रिजल्ट्स. तो एक रिजल्ट ओरिएंटेशन उसकी वजह से जो है वो आ गया था. एंड दैट्स व्हाई आई कैन मेंशन कि आई रिमेंबर फ्रॉम दैट पीरियड सर, आई कैन से कि सम वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कराए. लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड व्हेन आई वाज चीफ सेक्रेटरी, और 24 महीने से कम में बना दिया था, 2 साल से कम में, विच इज़ अ रिकॉर्ड एनीवेयर फॉर एनी एक्सप्रेसवे. सिमिलरली लखनऊ मेट्रो हम लखनऊ में ले आए 2 साल के अंदर लखनऊ मेट्रो ले आए. डायल 100 पुलिस response system was implemented during that time. 108 ambulance was implemented. तो ये सब तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग आप we are sitting in नोएडा ग्रेटर नोएडा की जो मेट्रो है वो भी उसी समय हम लोगों ने स्टार्ट टू फिनिश जो है वो कंप्लीट कराई थी. सो देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वी डिड बिकॉज द फोकस वाज ऑन एज मच ऑफ डेवलपमेंट एज पॉसिबल. तो मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट की स्टोरी वहाँ से शुरू हुई, अभी भी कंटिन्यू हो रही है, चलती आ रही है. देयर इज फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट नाउ दैट सिंस आई एम नॉट इन गवर्नमेंट सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि किस चीज़ पे कितना फोकस हो रहा है, कैसे हो रहा है. बट दैट टाइम जो मैंने पॉइंट आउट किए इस एरियाज में काफ़ी अच्छा खासा फोकस था फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द सिटीज. जी, इफ यू वांट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस देन यू मोस्ट डेफिनेटली शुड चेक आउट Odoo. To establish your business successfully, Odoo is the perfect choice because it is an all-in-one business management software that provides everything necessary for a business. Signing up is completely free, and with its help you can run your business smoothly on a single platform with over 40 applications. For example, take their CRM application. It helps you manage leads, client details, daily activities, pipelines from a single platform. With Odoo CRM, you can also collect leads from websites, online forms, events, and other mediums all in one place. By using Odoo,
You can easily drag and drop your leads into pipelines according to their stage. It also allows you to efficiently manage leads as per your business needs. You can also place all your client interactions, such as their emails, calls, and notes in one place. And it allows you to track every activity and necessary task for each client. Additionally, it helps you automate tasks and gain insightful reports so that you can see what's going on, what's working, and what's not. So visit the website and try out their CRM. You'll find the link in the description and the comments. सर पर क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि जितनी भी डेवलपमेंट आज की डेट में भी हम देखते हैं उस टाइम से कंपैरिजन करे या ना करे, एब्सोल्यूट लेवल पे स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन और लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है, क्योंकि वो पीरियड सर अब कहा जाता है कि उस पीरियड में और इस पीरियड में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेवलपमेंट का वो सेफ्टी है, क्राइम है. उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा था और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा था और उसके बाद अब कम हुआ है. आई एम नॉट कंपेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम जस्ट सेइंग कि इतना बड़ा मैनेज यूपी वॉज नोन फॉर दिस. गाजियाबाद में लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, शाम को डरा करते थे. तो सर ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास विजनरी लीडर्स भी हैं और हमारे पास बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उसके बावजूद इस टाइप के मैनेजेस होते हैं और इरेडिकेट करने में हमें बहुत साल लग जाते हैं. वाई डज इट मूव सो स्लोली? वाई इज़ द प्रोग्रेस सो फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो? नहीं, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि डेवलपमेंट स्टोरी जो है यूपी की, अभी भी इवन दो वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, यूपी हैज कम अप इन द आईज ऑफ द पीपल, बहुत सारी चीज़ों में ये बड़ा विकास हुआ है यहाँ पे. बट स्टिल एज यू राइटली सेइंग कि अभी यूपी में बहुत कुछ काम करने को बाकी है. द डेवलपमेंट स्टोरी अभी तो आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंची है, क्योंकि यूपी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. It is, as I would like to share with you and I like to share with everybody else, UP is hardly a state. It is a country, a bigger than any other country. मतलब आज के दिन भी यूपी की आबादी 24 करोड़ की है, 24 crores. Now, if उत्तर प्रदेश was to be an independent nation by itself, आज वो देश 5वां सबसे बड़ा देश होता विश्व का, 5th largest nation of the world. You can imagine being the 5th largest nation of the world. तो उसमें प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा हैं. जितना बड़ा प्रदेश है उतनी ही ज़्यादा उसमें तरह तरह की समस्याएं और प्रॉब्लम्स उत्तर प्रदेश की रही हैं. तो डेवलपमेंट स्टोरी इसीलिए आपको कभी कभी लगता होगा कि हाँ और फास्ट मूव होना चाहिए या और तेज़ी से बढ़ना चाहिए, जो आपने बात कही. हाँ, मैं भी मानता हूँ और तेज़ी से और काम होना चाहिए और हो सकता है यूपी में. लेकिन अब एक मोमेंटम जैसे आप हुआ है, पिकअप हो रहा है, जैसे हमने अपने टाइम पे बताया हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करा है और करें. सो आई थिंक यूपी अब विल कीप मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड देन सूनर एंड लेटर यूपी कैन से कि हम टॉप मोस्ट स्टेट्स में आ गए इंडिया के. ये पॉसिबल उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टैलेंट भी बहुत है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेलेबल. जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हैं कि यूथ पॉपुलेशन, वो अब जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, अब उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है. और वहाँ पे एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी है. लोग स्टेम जिसे एजुकेशन कहते हैं वो भी काफ़ी अच्छी खासी है. साइंस और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स भी काफ़ी हैं. सो दे यू हैव द पोटेंशियल कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट जो है वो किया जा सके. और अगर इसको उसी रफ्तार के उसके और बेहतर रफ्तार से जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे. बट प्रॉब्लम जहां आती है, मैंने कहा ना, वो सबको साथ लेके चलने की बात है. तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी पोलैरिटीज है. सम सेक्शन ऑफ द स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड, पर इनइक्वालिटीज जो हैं वो अभी बढ़ती जा रही हैं. तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो लानी पड़ेगी बहुत. और इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी तो ये आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं वो भी अपने आप टैकल होगा. वन ऑफ द रीजंस फॉर द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के जो आ जाते हैं वो ये रीज़न ये भी है कि बिकॉज ऑफ द रिलेटिव इनइक्वालिटीज जो हैं इन द सोसाइटी, जो इसको कभी कभी स्पर कर देती हैं. सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक पॉइंट था, अब बीमारू स्टेट में यूपी का नाम होता था और इट वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल रिलेटिव टू अदर स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ बीइंग सो पॉपुलर एंड विद सो मच टैलेंट लाइक यू से. सर इसके रीज़न क्या थे? वाई वाज इट इतना पीछे क्यों था यूपी? अभी भी पीछे है, क्यों है? हाँ, देखिए यूपी के पीछे रहने के देयर कैन बी सेवरल रीजंस इन टू माय माइंड. बट एक तो सबसे ज़्यादा पहला रीज़न यही है कि ऑफ द इमेंस पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो तो आएगी अपने आप में. 24 करोड़ की आबादी को व्हेन यू आर हैंडलिंग देम, तो इश्यूज, और वो भी रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत हैं. तो यूपी में जैसे आप कहिए कि अदर यूपी इज डेवलप्ड और बैकवर्ड, एक्चुअली वो कहानी चेंज हो जाती है जब यूपी के एक इलाके से आप दूसरे में जाते हैं. वेस्टर्न यूपी इज परहैप्स अ वेरी डेवलप्ड एरिया जहाँ हम लोग बैठे हैं, एंड दिस राइट अप टू मेरठ एंड सहारनपुर, द होल बेल्ट इज अ वेरी डेवलप्ड एरिया. इट इज नॉट लेस देन से एनी अदर डेवलप्ड स्टेट जो है यहाँ का. बट द मोमेंट यू मूव ईस्टवर्ड्स,
आप ईस्टर्न यूपी या पूर्वांचल में आते हैं या बुंदेलखंड में जाते हैं या इवन सेंट्रल यूपी में आते हैं तो डेवलपमेंट का वो लेवल उतना लेवल का नहीं है, तो ओवरऑल एवरेज जो है वो यूपी का नीचे आ जाता है। तो बीमारू स्टेट इसलिए लोग कहते थे कि जो पैरामीटर्स हैं तमाम डेवलपमेंट के, चाहे हेल्थ के इंडिकेटर्स हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे जीडीपी के हों, चाहे जिसके भी हों, उसमें यूपी औरों के मुकाबले कम परफॉर्म कर जाता था, तो उसकी वजह से ये बीमारू स्टेट का लेबल लग जाता था। दूसरा एक और रीज़न ये रहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी का नहीं हुआ जिस रफ्तार से होना चाहिए था। नोएडा जहाँ हम बैठे हैं ये हुआ, नोएडा ग्रेटर नोएडा हैज़ कम अप एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ इन्वेस्टमेंट आया भी है और इंडस्ट्री लगी भी है, बट नोएडा से ईस्टवर्ड्स जो है इंडस्ट्री का मूवमेंट बहुत कम हुआ है डिस्पाइट फेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। हम भी जब चीफ सेक्रेटरी थे हमने बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी उस समय, और वो आज भी वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी थोड़ा बहुत चेंज के साथ चल भी रही है। बट द पॉइंट इज़ कि इसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट मीट्स होते हैं, तमाम MOUs होते हैं, बट जितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उस रफ्तार से नहीं आया। और एक मैं आपको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग रीज़न बताऊंगा, दिस इज़ माई एनालिसिस, एंड ये अगर आ जाइए गोइंग इनटू द पास्ट एंड कंपेयर दिस विद सदर्न स्टेट्स, एक रीज़न जो यूपी के बैकवर्डनेस एज कंपेयर टू द साउथ रहा, वो आप देखिए इवन फ्रॉम द ब्रिटिश डेज, जो जमींदारी सिस्टम था ना यहाँ पे जी, तो वो जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ था जिसको नोन एज द जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट जब हुआ था, तो यहाँ पे इट वाज जमींदारी सिस्टम, साउथ में था रैयतवारी सिस्टम। तो यहाँ जमींदार के हाथ में सब कुछ था, एंड ब्रिटिश यूज्ड टू डील विद द जमींदार, एंड जमींदार यूज्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड पास इट ऑन टू द ब्रिटिश पीपल हु वर गवर्निंग द कंट्री। तो उस जमींदार को अपने एरिया को डेवलप करने का कोई इंसेंटिव नहीं था, ऑल ही हैड वाज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड हैंडेड ओवर, और बाकी सारा पावर और प्रिविलेज सब उसके हाथ में था, ही वाज ऑल पावरफुल एज अपोज टू द रैयतवारी सिस्टम which was there in the southern states। वो रैयत जो था वो किसान होता है, टिलर ऑफ द सॉइल, उससे वो लेते थे रेवेन्यू। तो उससे रेवेन्यू लेना मतलब कि उससे रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत थी, तो उससे रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत थी, तो उसको डेवलप भी करना था, विकास भी कराना था, तो वो सब की तरफ उधर ज़्यादा ध्यान जो दिया गया। एक ये भी रीज़न हिस्टोरिकली ये जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम रहा, दैट ऑल्सो दिस डिफरेंस टू माई माइंड आई फील कि इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वाई यूपी लैग्ड बिहाइंड, बट दैट अब वो पुरानी कहानी हो गई। आज यूपी इस लेवल पे है, वेदर पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सब कुछ लेके एंड फेवरेबल पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट को लेके यूपी डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा रीज़न नहीं कि यूपी पीछे रहे। जी सर, ये ऑप्टिमिज्म तो है, बट डिस्पाइट बीइंग इन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज ऑफ यूपी, परहैप्स द कंट्री, नोएडा में हम बैठे हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी नॉलेज है, अगर वो करेक्ट है, तो जो नोएडा अथॉरिटी इज वन ऑफ द रिचेस्ट अथॉरिटीज इन द कंट्री। इट वुड बी सर्टेनली, आई गेस सो, यस, बिल्कुल। बट सर डिस्पाइट दैट, यहाँ पे अगर हम यमुना रिवर पे चले जाएं, वहाँ फ्लड प्लेन्स पे चले जाएं, तो नज़ारा अच्छा नहीं है, टू से द लीस्ट। पोल्यूशन तो है ही, फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर के नीचे सर स्लम्स हैं, यहाँ पर लैंडफिल्स हैं, यहाँ पर बारिश आते ही लाइट चली जाती है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है, और ये तो मैं बिल्कुल एफ्लुएंट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सर बहुत करप्शन है, और ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। मेरे खुद के फैमिली में कुछ लोगों की फैक्ट्री थी यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उसके अंदर, और वी हैव फेस्ड इट सर। मतलब फैक्ट्री बंद करने में सर हमारे पसीने छूट गए। हम बस चाहते थे कि उसका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो हटा दें, मतलब बिजली का कनेक्शन हर महीने बिल आ जाता था तो वो ना आए, बस उसके लिए सर लाखों रुपये मांगने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। और ये तो सर आज की बात है, और फिर ये ऐसा क्यों है? आई वॉन्ट टू कम टू द पॉइंट ऑफ करप्शन, इनएफिशिएंसी। इसमें कौन कल्प्रिट है सर? गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से क्या मतलब, हम तो सर रहे हैं उसके अंदर, तो मैं समझता हूँ। इज इट द ब्यूरोक्रेट्स? इज इट द पॉलिटिशियंस? इज इट द माइंडसेट ऑफ द पीपल? इज इट द बिजनेसमैन? क्या होता है सर ऐसा कि इतना पीछे चले जाते हैं हम, रिगार्डलेस ऑफ द जमींदारी सिस्टम विच हैपेंड by the time of independence? It was no more, but why did it remain that way, and to what extent can we blame corruption, and if we can blame corruption, then to whom do we point the fingers? Yes, I agree with you that corruption is a matter of concern. बिल्कुल है, आज भी है, काफ़ी matter of concern है, and every person, fair-minded person should be concerned about it, क्योंकि corruption जो है, जहाँ corruption ज़्यादा होगा वहाँ विकास या डेवलपमेंट नहीं हो सकता। करप्शन जो है वो टर्माइट की तरह है, बिल्कुल एक दिमाग की तरह है, जो अंदर ही अंदर पूरा गवर्नेंस सिस्टम को, डेवलपमेंट स्टोरी को जो है वो खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो करप्शन हैज़ टू बी टैकल्ड ऑन अ वेरी फर्म एंड टॉप मोस्ट फुटिंग। ये तो मैं एग्री करता हूँ, और आपकी बात से भी एग्री करता हूँ कि आज जो लोग एक्चुअली फील्ड में काम कर रहे हैं, ऊपर से पॉलिसीज काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, जो कहते हैं कि सब बड़ी फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, हम लोगों ने भी बनाई, उसके बाद भी बनी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन पूरा जो है सिस्टम ऑफ क्लियरेंसेज एंड एवरीथिंग बना कि करप्शन
रिड्यूस हो जाए। बट मैंने पाया कि करप्शन शायद इसलिए रिड्यूस नहीं हो पाया कि वो सिस्टम्स बने, पॉलिसीज बनी, बट जो आपने बड़ा अच्छा वर्ड कहा, माइंडसेट का भी, माइंडसेट चेंज जो होना चाहिए था, स्पेशली ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एट द ग्राउंड लेवल, जिसे कहते हैं एट द कटिंग एज लेवल, जिससे कि एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट को या कॉमन आदमी को डील करना पड़ता है दिन पर दिन, वो वहां पे वो एटीट्यूड नहीं चेंज हो पाया जो चेंज हम लोग ऊपर से पॉलिसी एनवायरनमेंट से लाना चाहते थे। ऐसा तो नहीं कि वो जमींदारी सिस्टम माइंडसेट में वहीं चल रहा है, वहीं अभी तक वो चल रहा है। इट्स एन एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, ऑलराइट। और मैं तो कभी समझता हूँ कि बहुत इसको दूर करने के लिए आई एम होपफुल, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, कंस्ट्रक्टिव पर्सन, आई बिलीव कि चीजें चेंज हो सकती हैं बेहतर के लिए। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर लोगों को ट्रेन किया जाए और उनको इसके बारे में और ओरिएंटेशन किया जाए धीरे धीरे, वी हैव नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट, अगर उनका माइंडसेट चेंज के ऊपर वर्क हम लोग करें, देन दीज थिंग्स जो है काफी हद तक जो है वो कम हो जाएंगी। सेकेंडली, जो आपने बताई अच्छी बात कही, हु इज रिस्पॉन्सिबल, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। द ब्यूरोक्रेट इज रिस्पॉन्सिबल, द पॉलिटिशियन इज रिस्पॉन्सिबल, द बिजनेसमैन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड सो ऑल्सो आर सो मेनी अदर पीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सबका कहीं ना कहीं स्टेक जो है इस पूरे करप्शन प्रोसेस में हो जाता है। तो वो उसकी वजह से जो है करप्शन कंटिन्यू करता चला जा रहा है। Possibly none of the stakeholders really is trying to control the corruption level. नोएडा को एक तरीके से आज ही से नहीं, जब से बना है आज से 30 साल पहले से, काफी हद तक लोगों ने इसको लिया एज अ मिल्च काउ जैसे कहते हैं ना, कि जहाँ पे लोग a lot of wealth can be generated, a lot of money can be generated. सब ने इसको इस तरीके से लिया। तो ऑफिसर्स के भी मैं आपको I can share with you that many people in various departments वो इसी कोशिश में रहते हैं कि हमारी पोस्टिंग नोएडा में हो जाए। अच्छा, व्हाई डू यू वांट नोएडा, व्हाई नॉट एनी अदर प्लेस? रीजन तो चाहे वो कुछ भी दे देंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नजदीक है और हमारे घर में कोई बीमार है एटसेट्रा एंड व्हाट नॉट एंड एवरीथिंग, बट द रियल रीजन इज दैट इट्स टेकन एज अ प्लेस वेयर आप अच्छी खासा यू कैन कमा सकते हो, फाइनेंशियली गेन कर सकते हो। इस तरीके से देख के तो उसी एटीट्यूड से कई लोग अपने आप को पोस्ट करा के आते हैं। सिमिलर इज द एटीट्यूड विद द पॉलिटिकल पीपल आल्सो, जहाँ से कनेक्टेड रहे, उनका भी रहता है कि नोएडा में भाई अमीर जगह है, रिच जगह है, तो जितना ज़्यादा जो यहाँ पे हम रहेंगे तो वी कैन अर्न मच मोर आउट ऑफ दिस। और इसमें नॉट ओनली नोएडा, बट ये तो मैं आपसे शेयर करूंगा, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 38 years in the IAS. करप्शन बढ़ता तभी है जब सिविल सर्वेंट, वेदर यू IAS हो, IPS हो, और कोई सिविल सर्वेंट हो या अन पॉलिटिशियन हो, उनका नेक्सस अगर डेवलप हो जाए, दैट इज अ वेरी अनहोली नेक्सस। अगर दोनों का नेक्सस डेवलप हो गया, देन करप्शन जो बढ़ता है। अदरवाइज अगर एक उसको रोकना चाहता होगा तो दूसरा अकेले नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट अकेले करप्शन नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन भी अकेले करप्शन नहीं कर सकता, बट बोथ हैव टू डेवलप एन अनहोली काइंड ऑफ एन एक्सेस, कि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही हो जाए कि भाई ठीक है, इसमें कितना मनी जो है हम लोग कमा सकते हैं, तो ये बढ़ता है। इस चैनल पे एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है। मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो। और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस। इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स। It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है। सर, बट ऐसा नहीं है क्या, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है और हमारे पॉलिटिशियंस इलेक्टेड हैं, इंसेंटिव तो सर अलाइंड हैं ही साथ में मिलने के। जब अगर दो लोग साथ में काम करना चाहते हैं, और करना ही पड़ेगा, अगर ब्यूरोक्रेट को रहना है तब भी करना पड़ेगा और पॉलिटिशियन को रहना है तो करना ही पड़ेगा, तो सर वो क्यों नहीं करेंगे करप्शन? एक्चुअली आपने अच्छी बात कही। मैं आपको यहाँ पे जरा जस्ट टेक यू स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन में कहते हुए कि आपने सही बात कही कि ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन का जो रिश्ता है जी, वो तो होना ही चाहिए कि दे शुड वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन इन अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी दे हैव टू वर्क टुगेदर, ओनली देन रिजल्ट्स विल बी डिलीवर्ड टू द पीपल। और जब लोग कहते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, में हमेशा कहता हूँ कि इंटरफेरेंस नहीं ठीक है, पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो जरूरी है। पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो बात कहेगा पब्लिक की बात, और ब्यूरोक्रेट को उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, सुनना है, काम करना है, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को भी देखना है। तो दे हैव टू वर्क टुगेदर। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से इनको चलना जरूरी है, उनको पब्लिक की वो
आवश्यकताओं को देखते हुए उस हिसाब से विजन को डेवलप करना है। तो अगर इस टाइप की एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो वो रिलेशनशिप तो अच्छी है। जब नेक्सस वर्ड मैंने यूज किया, जो मैंने कहा वो एक अनहोली मैंने इसलिए वर्ड यूज किया था, दैट इज वो रिलेशनशिप द रॉन्ग काइंड। जब आपका पब्लिक की उसको इंटरेस्ट नहीं हो जाता है पर अपना इंटरेस्ट हो जाता है, विच इज अनएथिकल, जिसे मैं कहता हूँ ना, इट बिकम अनएथिकल। कि पब्लिक इंटरेस्ट में जब आप काम कर रहे हैं देन इट इज एथिकल एंड यू वर्क टुगेदर, बट इफ यू वर्किंग इन प्राइवेट इंटरेस्ट इट बिकम्स अनएथिकल। तो वो प्राइवेट गेन की वजह से ये करप्शन जो है वो बढ़ने लगा था। और एक बात मैं जरूर, आपने जब कहा ही है तो, एंड आई वुड लाइक टू बी कैंडिड एंड शेयर विद यू, जो मैंने पहले कहा कि ब्यूरोक्रेट आपने कहा सही एक ही होते हैं, और दे परफॉर्म वेरी वेल ऑल्सो, मेनी ऑफ देम सो ऑनेस्ट एंड वर्क विद लॉट ऑफ इंटीग्रिटी ऑल्सो। या क्या होता है कि यहीं पे आके कहीं लोगों के खिलाफ क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, या कुछ हो जाता है कि सब नोएडा में आके ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बात है कि वो एनवायरनमेंट भी नोएडा का कुछ ऐसा है ना, सच अ रिच प्लेस दैट वे, एंड आपके जब तमाम बिल्डर्स की लॉबी है और लोग हैं, तमाम लोग हैं, देयर आर पीपल स्टैंडिंग इन लाइन टू पे देम ऑल्सो। तो बहुत से लोगों का इतना स्ट्रांग होता है कॉन्शियंस या कैरेक्टर कि वो उसको विथस्टैंड कर लें, बहुत से लोग शायद नहीं कर पाते, ये मैंने देखा। तो मैं आपको एक बड़ा अनोखा सा एग्जांपल दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज चीफ सेक्रेटरी, तो जो फर्स्ट बैच के लोगों की पोस्टिंग होती है आईएएस की, वो होती है एसडीएम आफ्टर दे कम आउट ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी। तो वो मेरे पास जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी थे वो लेके आए लिस्ट के साथ, ये पोस्टिंग के प्रपोजल्स हैं। तो नॉर्मली एसडीएम लेवल पर तो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी बना रहता है, चीफ सेक्रेटरी अपना साइन कर देता है सीएम से, ले लिया अप्रूवल, खत्म हो गई बात। तो मैंने देखा था टेकन अबैक, अच्छा, एंड आई वाज टेकन अबैक व्हाई, बिकॉज मैंने ये देखा कि सरप्राइजिंगली वहाँ नोएडा में पोस्टिंग ज़्यादा हो रही है या इसी साइड में लोगों की ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने कहा भाई ये क्यों हो रही हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये तो नए लड़के लड़कियां हैं लेकिन somehow they have political connections, इन्होंने कहीं ना कहीं से कहलाया है, तो उसके हिसाब से ही आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज अमेज्ड कि हम तो जब सर्विस में आए थे तो पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात को जानते ही नहीं थे। तो हाउ दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर अवेयर ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड दे हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये तो एक नई बात थी। मतलब सिफारिश कराना वो जानते थे, यूपीएससी क्लियर कराया मतलब उनका सिफारिश होती है मालूम था, और किससे करानी ये भी मालूम था, जो पहले इतने यंग एज में लोगों को, लड़के लड़कियों को मालूम नहीं रहता। एंड सेकंड दैट दे हैव अ चॉइस फॉर प्लेस लाइक नोएडा। मैंने सब अपने हाथ से काट दिया था, मुझे याद है मैंने काट दिया। मैंने कहा नहीं, इनको ना भेजिए, इनको हम भेजिए वहाँ जहाँ पे काम सीखें। हमने कहा नोएडा में जैसे कोई यंग ऑफिसर एसडीएम जाएगा, इट आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी नेचुरल, वो कुछ ज़्यादा कुछ जो उसको सीखना चाहिए इंडिया के बारे में वो तो वो सीखेगा नहीं। गरीबी के कहाँ है, कितनी है, क्या सिस्टम की असलियत क्या है, क्या एक्सप्लॉयटेशन है एट द विलेज लेवल, क्या सिचुएशन है इंडिया की, वाई जो पॉवर्टी है इतनी क्यों है। ही विल सी सो मच ऑफ मनी फ्लोटिंग अराउंड नोएडा में। तो और वहीं उसको भी अगर टेम्पटेशन आ गया और वो शुरू में ही वो उस टेम्पटेशन में गिर गया तो उसको तो करियर ही शुरू से खराब हो जाएगा। He will become, I mean, materialistic and money minded right from day one. तो इसलिए मैंने कहा सबको वहाँ पोस्ट करिए ईस्टर्न यूपी में। ईस्टर्न यूपी में जाएंगे, वहाँ के गाँव देखेंगे, वहाँ की असलियत देखेंगे, तो वो समझेंगे कि इंडिया क्या है, और इंडिया के लिए जो आईएएस ऑफिसर आए हैं उनको काम किस चीज़ में करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, हाउ, देन दे विल रियली अंडरस्टैंड, देन दे विल बी बेटर ऑफिसर्स लेटर ऑन। इधर आके सीखेंगे तो शायद गलत आदतें ज़्यादा सीख जाएँ और सही आदतें कम सीखें। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ, जो आपने बोला ईस्टर्न यूपी दिखाता है कि असली सिचुएशन क्या है भारत की, तो सर क्या है असली सिचुएशन भारत की और क्या सीखना चाहिए एक यंग आईएएस ऑफिसर को, किसी वेल एजुकेटेड इंसान को इंडिया के बारे में? देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया ना, ये समझना चाहिए। देयर इज अ डेवलप्ड इंडिया व्हिच इज डेवलपिंग वेरी फास्ट इन मेनी अर्बन एरियाज, मेनी आप नोएडा में बैठे हैं, बहुत अच्छा विकास आपको दिखाई पड़ेगा नोएडा में, मेरठ में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, वेरी डेवलप्ड एरियाज। बट ऑल सेड एंड डन व्हेन यू मूव टू ईस्टर्न साइड यू डोंट फाइंड दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे शायद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी उस हाई लेवल की नहीं है। तो एंड मोस्ट पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन लैंड फ्रैगमेंट होता चला जा रहा है, साइज ऑफ द होल्डिंग 0.80 हेक्टेयर से भी कम होती चली जा रही है। तो देयरफॉर एंड 60-65% ऑफ द पीपल आर सब्सिस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो उसकी वजह से गरीबी बहुत है, अभी भी गरीबी बहुत है, अभी मेल न्यूट्रिशन है लेवल का, अभी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, अभी भी एजुकेशन जिस लेवल की पहुंचनी चाहिए क्वालिटी वो उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऑल दिस इज अकाउंटिंग फॉर बैकवर्डनेस ऑफ दैट रीजन। और उसमें मैं तो एज एन आईएएस ऑफिसर हमेशा ही कहता हूँ कि वहाँ किसी भी यंग आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट को जाने में चैलेंज बहुत ज़बरदस्त है। अगर वहाँ उस सिचुएशन को समझ के वो अच्छा काम करके दिखाता है और विकास कर देता है तो आई थिंक उसको भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड ही विल मेक अ डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ द पीपल व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट।
सर आपको कितने यंग आईएएस ऑफिसर ऐसे लगते हैं जो उधर जाना चाहते हैं वर्सेस कितने ऐसे दिखते हैं जो नोएडा आना चाहते हैं? नहीं, वो तो मैं आपको बताया कहानी, आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड दैट मेनी ऑफ देम वर ऑप्टिंग फॉर दिस बेल्ट, मेजॉरिटी वर ऑप्टिंग फॉर दिस बेल्ट। और ये तो है कि थोड़ा थोड़ा करके इवन लेटर ऑन भी जैसे लोग सीनियर भी हो जाते हैं आईएएस ऑफिसर, तो मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि जो रियल मेरे हिसाब से सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें लोगों को जाना चाहिए कोशिश करके, कि एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है ना, हेल्थ है, एजुकेशन है, इसमें ना जाते हुए इवन आईएएस ऑफिसर्स एट अ सर्टेन लेवल जो ग्लैमरस सेक्टर्स हैं, मगर इन सेक्टर्स में ग्लैमर नहीं है ना उतना, इसमें काम तो बहुत अच्छा है और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ही बहुत हाई है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, बट ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर किसमें आता है? इंडस्ट्रीज में आता है, कॉमर्स में आता है, फाइनेंस में आता है। दीज आर सेक्टर्स विच आर इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज उसे कहा जाता है, दे आर ग्लैमरस मिनिस्ट्रीज, तो पीपल वांट टू ऑप्ट फॉर दिस इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज बिकॉज दे आर ग्लैमरस। तो ये एक बात हो जाती है, तो आपने बात कही, एक टेंडेंसी, पीपल वुड लाइक टू गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर दीज एरियाज। जी सर, क्या जब लोग पोस्टिंग्स कराना चाहते हैं, फॉर्चुनेटली होता क्या है ना हमारे सिस्टम में, यह भी बता दूं, ये जो इंक्वायरीज होती हैं और जो एक्शन होता है उसमें भी जो जेन्युइनली गड़बड़ है वो तो निकल जाता है, उसको नहीं होता है कुछ, और जो नहीं होता है वो फंस जाता है, बिकॉज एक्चुअली दे इवन द इंक्वायरी एजेंसीज जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो भी कौन से दूध के धुले होते हैं? दूध के धुले, और दूसरा दे गो बाय व्हाट इज रिटन ऑन द फाइल्स, राइट, पेपर में क्या लिखा है, किसने दस्तखत किया है, किसने नोट साइन किया है, उसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं विदाउट गोइंग इनटू कि अच्छा। जो मैंने तो ये पाया कि जो जेन्युइनली करप्ट ऑफिसर्स मैंने देखे हैं वो दे आर सो क्लेवर, दे विल नेवर गेट कॉट। वो अपने आप को कवर करते हैं पूरा, वो पहले से, क्योंकि उनकी नियत वो होती है, तो अपने आप की फाइल वाइल भी सबको उसी तरीके से बना के रखते हैं सही, कि कहीं कोई उसमें पकड़ ना हो। और जो करप्ट नहीं होता है, बात सही है सर आपकी, बिल्कुल फाइल वर्क एकदम टॉप नॉच होता है, उनके फाइल वर्क में आपको कहीं कोई कमी मिलेगी नहीं, ऑल द ड्यू प्रोसेसेस वुड हैव बीन फॉलोड कहीं भी, और दस्तखत उनका कहीं जरा से ज्यादा नहीं होगा, दस्तखत कम करते हैं वो, दे डू नॉट साइन मच, है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दस्तखत पे पकड़ती है आदमी को कि आपने दस्तखत किया तो आपकी जिम्मेदारी, वो दस्तखत नहीं करते। कमेटी बना दी, कमेटी का प्रपोजल ले लिया, यहाँ से लिया, हायर अप का अप्रूवल ले लिया, मतलब और सब करा के फैला देंगे, चारों तरफ से बांध दिया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, किसी एक की नहीं हुई। वेयरएज जो कभी कभी ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर्स होते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, समटाइम्स इन द डिजायर टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क दे बाईपास सर्टेन प्रोसेसेस, उनको लगता है कि ये अरे यार इसको छोड़ो, ये तो बनाया, ये तो चलो आगे बढ़ो, और बाद में कभी जांच बैठती है तो उसी पे उनको पकड़ लिया जाता है, ये तो लिखा हुआ है तो आपने बाईपास किया, तो देन दे हैव नो आंसर फॉर दैट, ये भी होता है। बिल्कुल बात सही है सर आपकी। सर जो आपके अब गवर्नमेंट में होता है ऐसा, दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि सपोज कीजिए कि किसी जूनियर ऑफिसर की कोई इंक्वायरी खुली और कोई करप्शन का एलिगेशन है, तो उसके सीनियर ऑफिसर उसके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनते हैं और उसके विजिलेंस ऑफिसर बनते हैं, तो सर आपके पास भी बहुत केस आते होंगे। सर व्हाट आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग केसेस ऑफ करप्शन दैट यू हैव सीन इन योर करियर? नहीं, आते हैं केसेस, आते हैं स्ट्राइकिंग केसेस, तो बेसिकली मैंने ये बताया ना कि वो यही रहते हैं कि नॉट ओनली वो, वंस अगेन एज आई वुड से, वो जो विजिलेंस इंक्वायरी होती है, कुछ होती है, वो पकड़ पाते हैं वही जो उनको डॉक्यूमेंटेशन या पेपर के उसमें मिलता है, और रियलिटी में जो करप्शन वाले जो है वो उसके कहीं बियॉन्ड बहुत होता है। तो वो अगर कभी जो से कभी कहीं उसमें आ जाए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट पर पकड़ में आए कोई या कुछ आए, वो असली केसेस होते हैं जो सामने आते हैं, जो टाइम टू टाइम जो है वो उजागर होते रहते हैं और सामने आते रहते हैं। बट आई थिंक फॉर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑल्सो एंड फॉर एवरीबडी, आई थिंक दे शुड फोकस ऑन ट्राई टू कैच दोज पीपल हु आर जेन्युइनली करप्ट एंड नॉट अदर्स हु आर जस्ट बीइंग रास्ते में आ गए खाली कि वो दस्तखत करने में फाइल उनके थ्रू क्रॉस कर गई। सर ये तो बहुत है, क्योंकि एक बार आप गलती से उसके अंदर आ गए, देन देयर इज नो गेटिंग आउट ऑफ इट, नो देयर इज नो, और अगेन कहानी आ जाती है, वो करप्ट ऑफिसर अगर उसमें आता है तो उसका इतना पैसा होता है कि बढ़िया वकील भी कर लेता है, बढ़िया वो भी कर लेता है, वो मैनेज कर लेता है। ऑनेस्ट ऑफिसर में आ गया तो ही हैज नो वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट, नो वे। और सर वही मतलब दैट इज जो आजकल जो लोग आ रहे हैं आईएएस में और आईपीएस में, आईआर जो भी है, उनको सब पता है, दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करना है। मैंने देखा सर ये। I'll tell you, I have a theory in that. जैसे आपने अभी 2 थ्योरी दी, मैं भी इसमें एक थ्योरी दूंगा। जी मेरी ये थ्योरी, I don't know whether I'm right or wrong. I'm saying it in a podcast. People can debate upon it. You can also have your own viewpoint upon it. But ये जो आपने बताया कि they are well aware of everything, वो मैं आपको ये बताऊंगा। उसका एक जो चेंज आया है यूपीएससी में, when I got into the IAS, that was 1978 बैच, उस ज़माने में यूपीएससी में 3 ही अटेम्प्ट अलाउड थे, और मिनिमम एज 21 थी और मैक्सिमम एज 26 थी, दैट वाज ऑल। नाउ दिस हैज चेंज्ड अ लॉट ओवर टाइम ड्यू टू वेरियस प्रेशर्स एंड वेरियस रीजंस,
वो कोई ना कोई कारण होता है तभी चेंज होती है चीज़, बट वो चेंज होते होते आज पहुंच गया है कि जनरल कैंडिडेट की भी उम्र 32 हो गई, 32 till 32 he can write the UPSC. Right. A backward caste can possibly write till 35 or something like that. Yes. And a scheduled caste officer can write up to 37. With many more attempts. And with many more attempts. यहाँ तक कि लोग 8-9 अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब जनरल के लिए शायद 5 है, 5, बाकी के लिए 7 है, किसी के लिए अनलिमिटेड है. तो यू नो दैट काइंड ऑफ स्टोरी. तो उसमें क्या हो रहा है ना, मेनी पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस, मैंने देखा है कि वो आ रहे हैं कि वो 30 की एज के बियॉन्ड पे आ रहे हैं. And by that time they were given 5-6 attempts and they have also worked somewhere. 2-4 साल की कहीं नौकरी भी कर ली है. तो जो आपने कहा लेवल ऑफ अवेयरनेस, उसको मैं दूसरी तरीके से कहूँगा कि उनको दुनियादारी आ गई है, चुकी है. वो समझते हैं दुनिया में क्या होता है, वो माया में मच के हाँ, कि भाई ऐसे ही होता है सिस्टम में, ऐसे ही सिस्टम चलता है. Whereas when I was selected in the age of 21 straight first attempt में आ गया मैं 78 में बैच में, सीधे कॉलेज से पढ़े IIM से पढ़े और इसमें आ गए. आपकी चौथी आइडिया ही नहीं थी. ऑल इंडिया सर्विस. हाँ, यस, यू आर द टॉपर. या 4th रैंक. तो आई डिड नॉट नो कि ये सब दुनिया में ये होता क्या है, मतलब ये जिससे अवेयरनेस ही नहीं थी इन सब चीजों की. वो बिल्कुल स्ट्रेट इनोसेंस, इसे कहते हैं ना, एक इनोसेंस थी विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. और जब आए थे सर्विस में, तो सर स्टुपिडिटी बोलूं, आई वाज स्टुपिड, दैट इज व्हाई आई सेड विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. तो हम लोग बस यही सोचते थे, एक ही वो था कि आईएएस में आ गए दुनिया बदल देंगे. ये बड़ा विश्वास था कि बस हम आ गए, हम दुनिया को बदल देंगे, इतना डेवलपमेंट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे. बस वही एक जुनून सा, वही एक था कि बस हमको ये कभी सोचा ही नहीं था कि दिस अदर एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग, विच नाउ सरप्राइजिंगली थिंग्स, एज यू सेड, पीपल राइट फ्रॉम डे वन आर अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड हाउ थिंग्स कैन बी वर्कड. ये दोनों चीज़ें उनकी जानकारी में है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए. आई एम सेइंग देयर मे बी रीजंस कि एज बढ़ाई गई है, अटेम्प्ट्स बढ़ाए गए, बट स्टिल इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है. बिल्कुल. सम मोर रैशनैलिटी ऑफ इन दिस सिस्टम नीड्स टू बी ब्रॉट अबाउट. आई थिंक सीरियस थॉट शुड बी गिवन टू दिस. बिल्कुल सर, और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की सर. मैं भी आई वॉज वेरी यंग एंड कंप्लीट इडियट व्हेन आई केम विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर आई एम गोइंग. और सर मेरे को पहले पोस्ट मुझे करा गया एयरपोर्ट में, और चेन्नई एयरपोर्ट में. बताइए. वहाँ सर गोल्ड स्मगलिंग का पीरियड था. मेरे को सर पहले 6 महीने कुछ समझ में आया ही नहीं. मेरे नाक के नीचे स्मगलिंग हो रही थी, मुझे पता नहीं है कि हो रही है, और कर कौन रहा है. जो मेरे सामने आके मेरे साथ हंस खेल के बातें कर रहा है, वो किंग पिन है, ये मुझे 6 महीने के बाद पता चल रहा है. और इस बेवकूफ़ी, बट सर वो बेवकूफ़ी थी सर कि मतलब उस डायरेक्शन में दिमाग कभी चला ही नहीं, और मैं कभी उस सिस्टम में नहीं जम पाया. क्योंकि वहां पर जो जमे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर. मेरे एक्सपीरियंस में भी यही है कि जो पहले कुछ करके आए हुए थे, पता था उनको, दे न्यू द गेम, एंड दे वर प्लेइंग इट प्रोफेशनली, एंड दे आर स्टिल, स्पेकुलेशंस ही हैं, बट बिल्कुल ठीक बात है सर. आई हैव कम टू द कंक्लूजन सर. मेरे को तो ये समझ में आया है कि ये जो सेफ्टी फर्स्ट सर्वाइवल फर्स्ट का जो फंडामेंटल रीजन है, वो है ये कि परमानेंट जॉब है, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी इस चीज़ पे बेस्ड है 8-10 साल का नौकरी करने के बाद, कि वो ये है, वो एक ब्यूरोक्रेट है. और उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि बाहर अगर मेरे नाम से IAS या IPS हट गया तो मेरी कोई हैसियत नहीं होगी, या शायद मेरी उस लेवल की डिमांड नहीं होगी. इसलिए सारा फोकस अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन पे ले आते हैं. उस पॉइंट तक बच्चे उसके हो गए होते हैं, बड़े हो गए होते हैं, और पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की आइडेंटिटी भी इतनी स्ट्रांगली बन जाती है कि उसको तोड़ना और उससे बाहर निकलना आसान नहीं है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यस, यू राइट, वेरी राइट. अगर ऐसा है सर, एंड इफ आई एम राइट, तो फिर क्यों परमानेंट जॉब होनी चाहिए, क्यों इसको नहीं हटा देना चाहिए? मैं तो इसके फेवर में हूँ कि इसको खत्म कर देना चाहिए. वी शुड नॉट हैव परमानेंट जॉब्स इन द UPSC, इन द सिविल सर्विसेज. वी शुड हैव आफ्टर 5 to 10 years a complete and thorough recycling. Why should it not be done, sir? Why is this a wrong assumption? Do you agree? नहीं, I will not fully agree with it. You have a point in what you're saying, but what I'm saying is there has to be a certain permanence in the system. और permanence in the system और वो institutional memory जो होती है, वो एक permanent civil service जो है वो प्रोवाइड करती है. आफ्टर ऑल जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो डिसीजन मेकर है, जो पॉलिसी मेकर है, वो तो परमानेंट नहीं है. दैट पॉलिसी मेकर इज चेंजिंग विद एवरी चेंज इन गवर्नमेंट. भाई 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल, चलो फिर भी चेंज होता ही होता है. It does change, and they change their policies change, their thinking change, their preferences change, their objectives change. तो एक परमानेंट सिविल सर्विस का बहुत जरूरी है टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. देयरफॉर वो परमानेंट सिविल सर्विस की तो जरूरत है, दैट आई एग्री. बट हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग इज कि कहीं ये तो जरूर आवश्यकता है सोच के गवर्नेंस सिस्टम के रिफॉर्म की, कि हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन
इस तरीके का सिस्टम लाएं कि ऑन गेटिंग रिजल्ट्स एंड अचीविंग थिंग्स, इस पे एक अधिकारी जो है, एक ऑफिसर जो है, शुड बी इवैल्यूएटेड फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली ऑन दिस. अभी तक जो सिस्टम्स हैं अभी भी चेंजेस भी हुए हैं, गवर्नमेंट इंडिया ने काफ़ी चेंजेस किए हैं. इवन टुडे देयर इज 360 डिग्री सिस्टम आया है फॉर सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज, और उसके अगेंस्ट भी लोगों को अभी शिकायत है. मेनी पीपल थिंक द सिस्टम इज वेरी ओपेक, इट इज नॉट परफेक्ट सिस्टम बाय इटसेल्फ. सो अ लॉट नीड्स टू बी डन टू डेवलप सच अ फेयर एंड इम्पार्शियल सिस्टम. इफ यू कैन डू दैट, कि ऑफिसर ये देखे कि मुझे अपने परफॉर्मेंस से, अपनी नॉलेज डेवलप करने से ही मैं आगे बढ़ूंगा और टॉप पोस्ट से पहुंचूंगा अप टू अ सर्टेन लेवल. जैसे आपने कहा 10-15 साल तक तो सब पहुंच गए. उसके आगे बढ़ने के लिए इट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच ही लर्न्स, हाउ मच ही ग्रोज, हाउ ही परफॉर्म्स एंड रिजल्ट. वो सिस्टम को एक गेज करने का वो बनाना पड़ेगा, जो कि बड़ा डिफिकल्ट इशू है आज के उसमें, जो पॉलिटिकल सिस्टम भी है आज में, क्योंकि कई अधिकारियों को पॉलिटिकली लिंक कर दिया जाता है. अच्छे भी होते हैं वो पॉलिटिकल, उसमें उनको नुकसान पहुंचा दिया जाता है. सो मेनी थिंग्स हैपन, बट स्टिल इफ यू कैन डेवलप दैट, देन यू विल, व्हाट यू आर सेइंग इज, देन ये दे विल परफॉर्म बेटर. और जो होगा कि न्यू आइडियाज लाना, इनोवेट करना, क्रिएट करना, डेवलप होना, ये आता चलेगा. एट द सेम टाइम आई डू एग्री विद यू कि जो एरियाज ऑफ स्पेशल एक्सपर्टाइज हो, एंड एरियाज जहाँ पे काफ़ी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत हो, वेयर अ पर्सन हु इज रिनाउंड फॉर हिज एक्सपर्टाइज, इफ इज विलिंग टू कम, जैसे पास्ट में आए भी हैं, एंड ही कम्स, दैट विल एनरिच द सिस्टम. नथिंग रॉन्ग विद दैट. जी सर, आपने पॉलिटिकल अफिलिएशन की बात करी. रियलिटी में क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करे, और किस हद तक ये सच है कि पॉलिटिशियन अगर नाराज़ हो गया तो पनिश कर सकता है और करता है तो सच्चाई. There is no denying that. Okay. Political interference, in fact, has been going up over the years. Really? Yes. I would like to say one thing. There is a difference between central government and state governments. मैं ये कहना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ सिस्टम फिर भी मच बेटर है. यहाँ सिस्टम्स वर्क, यहाँ सिस्टम्स स्टिल वर्क, बट दे डू नॉट डू सो इन स्टेट गवर्नमेंट्स. Most state governments, I would say, are oriented towards the personality of the government in power and the chief minister. उसके हिसाब से ओरिएंट होकर वो चलती हैं, और वहाँ पे the political person is expecting कि जो मैं कहूँ वो हो जाना चाहिए, होना जाना चाहिए. He doesn't expect कि आप, जो पुराने हम लोग को बताया जाता है एज सिविल सर्वेंट, कि भाई आप तो उनको नियम बताइए, उनको बताइए सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, योर जॉब इज टू एडवाइस. दैट स्टिल वर्क्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आई वर्कड इन बोथ प्लेसेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस है, वर्क करता है. अभी कोई आपको, they feel free to write on the files and they do so, and they put up, but not so in state government. State government में तो अगर आपने एडवर्स नोटिंग लिखनी शुरू करी किसी चीज़ में, तो आपको इमीडिएटली मान लिया जाएगा कि या तो आप ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो. और वहाँ पे स्टेट्स में क्या हो गया है कि अलग ट्रेंड, जो गवर्नमेंट इंडिया में नहीं है, अगेन टू दैट एक्सटेंट. शुरू यहाँ भी हो गया है, पर उस एक्सटेंट तक नहीं है. जातिवाद, धर्म, these things become important. Officers are getting linked to political parties on the basis of their surnames. That this person belongs to this caste, so he would be close to this political personality. Right. This person is belonging to this religion, so he would be close to this political party. अच्छा, उसको फिर ट्रीटमेंट भी उसी तरीके का मिलता है. पॉलिटिकल हेड्स भी उसको ट्रीट भी उसी निगाह से देख के करते हैं, और वही उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी वैसी होती है. There are so many, I've seen cases. वो ऑफिसर्स की पोस्टिंग उनकी कास्ट को देख के हो जाती है. अच्छा. और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आती है, और उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अगर वो फील करती है कि ये पिछली गवर्नमेंट से नज़दीक थे बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, तो वो उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं देती है. दे विल शंट देम टू द साइड लाइन पोस्टिंग्स, और इवन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज अगेंस्ट देम, और दूसरे लोगों को पिकअप करके वो आगे ले आएंगे. तो यहाँ से शुरू हो जाता है द होल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन. वो एक मजबूरी भी, ऑफिसर की भी मजबूरी होनी शुरू हो जाती है कि यार किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम भी समझ पकड़ लें, और भी सोचता है सबसे आसान है कि जाति या धर्म के आधार पर पकड़ लो, तो जब इसकी सरकार आएगी तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, जब सरकार नहीं आएगी चलो हम सफ़र कर लेंगे. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. वेरी फ्यू आर एबल टू ट्रेड ऑन द पाथ विच इज़, आई थिंक, द राइट पाथ, जो मैंने भी अपने जीवन में हमेशा किया. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड पावर, you are a bureaucrat, you have no caste, you have no religion. A bureaucrat should not have any caste, bureaucrat should not have any religion. His only religion is good governance and the constitution, to follow the constitution, and his to serve these ordinary citizen. Citizen के जो grievance है, वो citizen चाहे किसी भी political party का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, irrespective of that. अगर उसका प्रॉब्लम है, आप अगर बैठे हो कुर्सी में, तो आपकी ड्यूटी है उसको सॉल्व करना, एंड यू सॉल्व इट. इफ यू वर्क विद दैट, तो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आप बच सकते हैं. क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि इवन इन अ स्टेट लाइक यूपी, आई स्टेट 38 ईयर्स, मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा कि मैंने कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बहुत नुकसान मेरा हुआ हो. नो, दैट इज ट्रू.
वो क्यों मैंने कहूँ कि इसमें मैं आपको, आपने अच्छे मॉडल्स दिए तो मैं भी आपको मॉडल देता हूँ प्लीज। वो मॉडल में आपको ये दूंगा कि इसी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिविल सर्वेंट? द सिविल सर्वेंट एकेडमिकली ब्राइट, पढ़ लिख के आता है, इंटेलिजेंट होता है, सोचता है, सोचने की शक्ति है, दिमाग है, अच्छा है। तो और दूसरा ही कॉन्शियस कि उसकी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की तरफ है। ही वुड लाइक टू वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में। बट वो जब काम करता है तो वो फाइल्स को ज़्यादा समझता है, फाइल पे क्या नोटिंग आई, फाइल पे क्या ड्राफ्टिंग आई, रिपोर्ट्स क्या आई फील्ड से, किसी भी स्कीम को एनालाइज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, इवन कंप्यूटराइज भी हो गया है आज, तब भी जो फीड होके आता है वही तो आपके सामने आता है ना, आप उसको देख के समझते हो कि साहब ये प्रोग्रेस हो रही है या ये प्रोग्रेस नहीं हो रही है। On the other hand, the politician, I have a healthy respect for political people. Unfortunately, many civil servants start by having a negative view of political people. I don't have. I have a very positive and a very healthy view about political people. Why? I will tell you why. वही मेरे जो मॉडल जो आता है, politician may not be academically as inclined as a civil servant is. पढ़ने लिखने का हो सकता है उसको इतना शौक ना रहा हो, है ना? But there are two things which he has in abundance, which a civil servant does not have. Please mind you, I'm saying. मैं एक्सपीरियंस से सिविल सर्वेंट के पास वो क्वालिटी नहीं होती है। वो सबसे पहली क्या क्वालिटी है? अंडरस्टैंडिंग पीपल। बिकॉज पॉलिटिशियन जो है वो ज़मीन से उठ के आता है, रोज़ वो सैकड़ों लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो लोगों की नब्ज पहचानता है। ही कैन रीड द पल्स ऑफ द पीपल मच बेटर देन एनी सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट कैन से दैट ही कैन रीड, पॉलिटिशियन कैन रीड, ही अंडरस्टैंड्स पीपल। तो उसकी मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग समटाइम्स कि उसकी PhD जो है इज इन पीपल। A politician is PhD in people. Therefore, when a politician deals with, and second thing, before I forget, is he may not have read a lot of literature or philosophy or economics, but he has a lot of common sense, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है शासन प्रशासन चलाने के लिए। वो किताबों से नहीं आता है common sense, it's something which comes inside you by seeing the world around you. दुनिया देख के, लाइफ देख के, you develop a whole amount of common sense. वो भी पॉलिटिशियन में बहुत अच्छा होता है, मच बेटर देन सिविल सर्वेंट। नाउ क्वेश्चन मैं बता रहा था कि जब ये आ गया, एटीट्यूड हो गया पॉलिटिशियन का, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पॉलिटिशियन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द ऑफिसर्स, बहुत अच्छी तरीके से समझता है, उसको देर नहीं लगती किसी भी ऑफिसर को समझने में और भांपने में। नो पॉलिटिशियन टेक्स एनी टाइम, ही अंडरस्टैंड्स, एंड देयरफॉर उनको 2 सिग्नल मिले, मान लीजिए जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से हमेशा काम किया पूरा, एंड विद कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। सो दिस वेंट थ्रू टू एवरी पॉलिटिकल फिगर, और जिसका नतीजा रहा कि 38 साल की नौकरी में मैंने सारी गवर्नमेंट्स के साथ काम किया, राइट फ्रॉम समाजवादी पार्टी टू BSP टू कांग्रेस टू BJP, एंड एवरीबडी आई वर्कड विद देम ऑल, एंड आई गॉट along very well with them. I got good postings in all the governments. किसी ने मेरे को पनिश नहीं किया या मेरे को इधर उधर नहीं फेंका या कुछ नहीं किया, बिकॉज दे अंडरस्टूड मी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ऑनेस्ट है, सही काम करेगा, अच्छा काम करेगा, रिजल्ट्स देगा, एंड दे यूज मी अकॉर्डिंगली। पॉलिटिशियन नोज हाउ टू डिप्लॉय अ पर्सन और यूज अ पर्सन। वहाँ जहाँ पॉलिटिशियन ये समझ लेता है कि ये ऑफिसर जो है ये बेंड करने को तैयार है, और ऑफिसर इसको दिखाते हैं कभी कभी, साहब मेरी यहाँ पोस्टिंग कर दीजिए, मुझको ये डिपार्टमेंट दे दीजिए, मुझको ये कर दीजिए, छोटी मोटी अपनी चीज़ें लेके जब पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल इमीडिएटली उसको पकड़ लेता है वहीं पे, ठीक है मैं कर दूंगा, कहाँ ये पोस्टिंग चाहिए, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चाहिए, बिकॉज यू थिंक दिस इज अ ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट और वट एवर इट इज, ठीक है मैं आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी। बट देन अब ऐसा नहीं है कि अब ल्यूक्रेटिव है तो आप अकेले ही फिर कमाओगे वहाँ ना, जब आप करोगे तो फिर मेरा भी उसमें शेयर होगा, तो कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, कहानी वहीं से स्टार्ट हो गई। देन पॉलिटिशियन ने जहाँ ये रीड कर लिया, तो पॉलिटिशियन और वो जो नेक्सस डेवलप हो जाता है उस तरीके का, वो पैसा कमाने का और ये गलत काम करने का, ये सब चीज़ें वहीं से जो है वो पैदा होनी चाहिए। तो पॉलिटिशियन अंडरस्टैंड्स कि किसको दबाना है, किसको नहीं दबाना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जहाँ वो समझ जाता है कि आदमी ऐसा नहीं है कि दबेगा, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उसको नहीं दबाता, और जो समझ जाएगा कि वो बेंड करने को तैयार है, तो फिर उसको क्रॉल ही करवाएगा, जो कहा जाता है। लिटरली कुछ तो हम देखा है, he will not stop at that, on all fours, हाँ on all fours पे आपको ले आएगा, because you are prepared to do it, and if you are prepared to do it, then why should he not utilize you for it? You will do it. अब पॉलिटिशियन को भी ऑल सेड एंड डन, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में सही हो गलत हो जो भी हो, अभी पैसे की जरूरत तो है ना उन लोगों को, इलेक्शन फंडिंग चाहिए, इलेक्शन लड़ने हैं, तमाम चीज़ें हैं, दे हैव टू फाइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने सर पॉलिटिकल अफिलिएशंस कहा सर, बट इसमें 2 मॉडल्स हैं। एक तो वो वैसा करियर जैसा आपका गया, ये रेयर होता है,
ऐसा सर अगर कोई मतलब सिंसियर और सीधा इंसान है तो सर मतलब एक अशोक खेमका सर का भी एक मॉडल है जो कि मतलब टुमल्टस रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो सर कैसे कोई ऑफिसर डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये वाला पाथ हो जाए कि आदमी ठीक रहे, आदमी अपने हिसाब से काम करे, आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक अच्छी इक्वेशन भी बना ले और ढंग से काम करो, अपना काम कर पाए उस लेवल पे विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। आपके साथ सर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए क्या? डिड यू नॉट हैव द नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, बट कॉन्फ्लिक्ट्स कोई मेजर और ऐसे नहीं हुए कि जो जिससे कोई डैमेज हो। देयर कुड बी देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आल्सो, देयर वर सिचुएशंस वेयर हमने अलग सोचा और उन्होंने अलग सोचा और उस सिचुएशन को फिर हैंडल करना पड़ा। बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन में डिफरेंट मैनर ऑल्सो। जो आपने एग्जाम्पल दिया अशोक खेमका जी का, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, नो डाउट अबाउट इट, ही इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। बट उनके ये भी है, पता नहीं कितने BCO ट्रांसफर हुए शायद अपने करियर में, एवरी 3rd-4th मंथ ही गॉट शिफ्टेड। हियर आई हैव अ टेक ऑन इट जो मैंने फॉलो किया अपने। आई कैन ओनली आंसर फॉर माई सेल्फ, मे बी अदर पीपल मे बी हैविंग डिफरेंट व्यूज अबाउट इट। पर मेरा टेक इसमें ये रहा है कि आई एम फेयर, आई एम इम्पार्शियल टुवर्ड एनी पोलिटिकल पार्टी, टुवर्ड्स एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, डिस्पेंसेशन, अदरवाइज कोई मैं उस पर फर्क नहीं कर रहा हूँ। एंड माई जॉब इज कि मैं काम करूँ। अब कहानी जहाँ पे ये आती है कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, बट शुड आई, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट एंड बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, क्या मैं उसको एक अपने एरोगेंस का रीजन बना लूँ? ऐसा होता है, देयर इज समथिंग, देयर कैन बी वेरी ऑफन। कहते हैं ना कि ईमानदार हो जाने में पर ऑनेस्ट हो जाने में बहुत जल्दी, आपको पिक्चरों में भी आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे, फिल्म्स में आप देखिए जो पुलिस ऑफिसर्स को, किसी को ऑफिसर्स को ईमानदार दिखाते हैं तो उनको तो बिल्कुल ही वो दिखाते हैं कि ईमानदार भी है और मार पिटाई कर रहा है, बिल्कुल वो क्या क्या नहीं कर रहा है, सारा कानून हाथ में ले रखा है उसने, बिल्कुल है ना। तो दैट काइंड ऑफ गिव्स अ डिफरेंट सिग्नल, बट दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ सिविल सर्वेंट। आपको सबसे तलवार निकाल के लड़ाई नहीं लड़नी है एट ईच स्टेज, यू नो, दैट इज नॉट कॉल्ड फॉर, है ना। अगर आप वो करेंगे, और दूसरा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में फर्क है। इफ यू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, जो मैंने रखा अपने लाइफ में, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अप्रोच, कि भाई वो उठाओ चीजें जो पॉजिटिव हैं, करो, कुछ करो समाज के लिए, कुछ करो देश के लिए। अ वेरी नेगेटिव एंड इजी वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कि आप जहां जाइए वहां आप तलवार निकालिए और 4 लोगों का सर काट दीजिए, जांचे इंस्टीट्यूट करा दीजिए, FIR दर्ज करा दीजिए। क्या होगा? रिएक्शंस हो जाएंगे, अपोजिशन हो जाएगा, पॉलिटिशियंस अगेंस्ट हो जाएंगे, 6 महीने में बढ़ा दी जाएंगे, बट देन यू डोंट अचीव एनीथिंग। माय थिंकिंग इज दिस, अगर आप 6 महीने पे ट्रांसफर हो गए हर जगह से, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैव यू अचीव्ड इन लाइफ, एक्सेप्ट दैट आपने बता दिया कि हाँ भाई मैं दबा नहीं, आपकी अपनी ईगो सेटिस्फाइड है कि मैं दबा नहीं, यस नहीं दबे, यू आर अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर, यू स्टूड अप। हम दबने को नहीं कह रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव चीजों को जो आप कर सकते हो, जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, उसको तो करो, समाज को बेहतर करो, काम भी नहीं और ऑनेस्टी को लाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सबको कहिए कि सारी दुनिया डिसऑनेस्ट है, राइट। ये भी एक एटीट्यूड हो जाता है, कई ऑफिसर्स कहते हैं सब डिसऑनेस्ट एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। इफ यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, तब आपको रिएक्शंस तो मिलेंगे, यू विल बी अपोज्ड। तो उसमें ये और तीसरा पॉलिटिशियन के साथ एक मैंने बताऊं, टू एंड दिस क्वेश्चन जो आपने कहा, मैंने उनको आपको पहले बताया था कि दे हैव ट्रेमेंडस कॉमन सेंस, एवरी पॉलिटिशियन। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में तमाम चीफ मिनिस्टर्स को देखा है, मिनिस्टर्स को देखता हूँ, वो कोई चीज़ कहते हैं, कभी हो सकता है चीज़ ऐसी कहें जो आपको लगेगी सही नहीं है। नाउ देयर आर 2 ways ऑफ आंसरिंग इट। एक तो ये है कि आप उसके मुंह पे ये कह दीजिए कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता, बिल्कुल ये इलीगल है, गलत है, मैं नहीं होने दूंगा, और आप अपने आर्गुमेंट से बोल दीजिए आपको कराना है किसी और से करा लीजिए, मैं तो बोरी बिस्तर अपना बांधे बैठता हूँ, मैं चला जाऊंगा। मेनी पीपल से दिस, मेनी पीपल ट्राई से राइट, ट्रांसफर के अलावा क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे? तो आप नाउ यू आर शोइंग योर एरोगेंस, राइट। एंड पॉलिटिशियन क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करते होंगे ना, प्राइवेट सेक्टर में भी, उनके भी बॉस होते हैं, बॉस का भी कोई काम कहेगा उनको लगेगा ये सही नहीं है, पॉलिसी, ये स्कीम या कैंपेन इज नॉट राइट, बट डू दे, इफ दे टेल द बॉस राइट अवे दैट बॉस यू आर रॉन्ग यार, आई विल नॉट डू इट, फायर हो जाएगा, or he'll get fired here. He'll get absolutely fired. Nobody accepts it that way. See, this is not the answer to be given. If you feel that way, my philosophy always was, मैं कहता था, अगर मुझे लगता भी था प्रेमा फेसाई की बात सही नहीं है, तो I would not answer immediately. I would make a note, मैंने कहा let me examine it and I'll come back to you. और come back जब देखा कि अलग एटमोसफियर है, अलग मूड है, तो उस बात को समझा के कह दिया कि साहब इसमें करने में ये दिक्कतें हैं, ये इसके नेगेटिव परिणाम हैं, तो इसको सोच लीजिए, ये करना उचित नहीं रहेगा। एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज बेटर, यू सी अगेन आई विल टेल यू, पॉलिटिशियन क्या चीज़ है और ब्यूरोक्रेट क्या चीज़ है। ब्यूरोक्रेट नियम कानून पे अकाउंटेबल है,
पॉलिटिशियन वोटर को अकाउंटेबल है. He has to go back to the voter every 5 years. He can't say कि मैं अपने वोटर को बात नहीं सुनूंगा. No politician can say. चाहे वोटर उसको सही कहे या गलत कहे, उसको अपने वोटर की बात सुननी ही सुननी है, जो आपको नहीं सुननी है, ब्यूरोक्रेट को नहीं सुननी है. इसलिए पॉलिटिशियन कई बात आपको ये बात इसलिए कहता है कि वो उसकी वोटर की बात प्रेशर उसके ऊपर होता है कहने के लिए. लेकिन अगर आप उसको समझा देंगे, एंड ऑल्सो ना दिस इज एन आर्ट विच यू डेवलप, दिस इज एन आर्ट विच ए ब्यूरोक्रेट एंड सिविल सर्वेंट, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मस्ट डेवलप ओवर टाइम. वो आर्ट ही होना चाहिए कि पॉलिटिकल आदमी को आप उसी चीज को समझाएं इस ढंग से कि उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये अगर मैं करूंगा तो इससे मेरा पॉलिटिकल फायदा तो कम, नुकसान ज्यादा हो जाएगा. और जो ये दूसरा तरीका आप यू टेल हिम एन अल्टरनेटिव मेथड, सम अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जो अगर कंस्ट्रक्टिव कोई चीज करना चाहते हैं कि ऐसे करने से इसमें पॉलिटिकल फायदा मेरा होगा, तो द पॉलिटिशियन यू नो विल लिसन टू इट, बिकॉज ही ऑल्सो अंडरस्टैंड. वो भी अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करना चाहता है कोई पॉलिटिशियन, ये नहीं होना चाहता है. तो यू कैन गिव हिम एडवाइस दिस मैनर. बट कभी भी मैं तो अपने यंग ऑफिसर्स को भी कहता हूँ, जैसे आपसे कोई पॉलिटिकल फिगर मिलने आए, उसके साथ उसके 8-10 सपोर्टर हैं, और वो जब सपोर्टर होता है तो पॉलिटिशियन थोड़ा जोर से ही बोलता है, एग्रेसिवली भी बोलता है, और काफी ऐसा बोलेगा जो आपको शायद अच्छा भी ना लगे एज एन ऑफिसर, या ऐसा बोल. और अगर आपने रिएक्ट करके उसके मुंह पे कह दिया नहीं नहीं ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा, तो उसकी इमेज उसके सपोर्टर्स के सामने डाउन हो जाती है. जब सपोर्टर्स के सामने इमेज डाउन हो जाती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, मैं इनको ट्रांसफर करो, इनको हटाओ, इनको ये करो, इनको वो करो. ही विल. एट द सेम टाइम अगर सुन के आप कह दीजिए ठीक है, और बाद में 1-to-1 पे भी कभी आपको ये बता दीजिए, 99% पॉलिटिशियंस यू नो लिसन टू इट. और आप अलाउ करें तो मैं एक मिनट किस्सा बता दूंगा. प्लीज सर. मैं अर्ली करियर में डीएम था गाजीपुर में, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट. अच्छा. गाजीपुर था, ईस्टर्न यूपी का डिस्ट्रिक्ट है. ठीक. तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था मेरा, नया नया लड़का था मैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आई रिमेंबर दैट टाइम. सो आई हैड वेरी गुड रिलेशंस विद ऑल द एमएलएज एंड एमपीज. और एक एमएलए इन पर्टिकुलर आई यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट बिकॉज ही वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव. बहुत सड़क बनानी है, बिजली पहुंचानी है, आईआरडीपी योजना में इसको बेनिफिट देना है, घर बनवाना है, किसी का एनआरईपी में काम दिलवाना है, मतलब ये तमाम अच्छी बातें ही लेके आते थे. कभी वो अपनी कोई निजी बात नहीं लेके आते थे, पब्लिक की इंटरेस्ट की बातें लाते थे. तो आई यूज्ड टू लाइक हिम आल्सो कि भाई ये हमेशा सही बात ही लेके आते हैं, और मैं उसको करता था काम. एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने देखा कि वो आ गए करीब 4-5 हज़ार की भीड़ के साथ. अच्छा. और उन्होंने घेराव कर दिया ऑफिस का, और खूब नारेबाजी, भयंकर नारेबाजी. और नारेबाजी की वो तानाशाही नहीं चलेगी, और प्रशासन की तानाबाजी नहीं चलेगी, और यहाँ तक कि जिलाधिकारी मुर्दाबाद भी उन्होंने कर दिया. तो आई वाज शॉक्ड. अंदर बैठे मैंने कहा यार इनके साथ तो मेरा इतना अच्छा संबंध, इतने अच्छे रिलेशंस, ये ऐसा कर रहे हैं, बताओ दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर. मैं थोड़ा सा टू टेल यू द ट्रूथ आई वाज नॉट हैप्पी आल्सो. खैर मैंने कहा बोला भाई विधायक जी को अंदर बुलाओ, 4-5 लोगों के साथ. विधायक जी अंदर आए 4-5 लोगों के साथ, और अंदर भी आके उनकी टोन थी वो पहले जैसी नहीं थी. टुडे ही वाज एग्रेसिव, बहुत जोश में और कुछ गुस्से में बात कर रहे थे. और वो उन्होंने कहानी ये थी कि एक प्रधान था जिसको हमारे एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया था एम्बेजलमेंट के चार्ज पे, और उसके खिलाफ एफआईआर भी भेज दी थी. तो वो लेके आए थे कि ये एफआईआर वापस ली जाए, सस्पेंशन वापस लिया जाए, और एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि एसडीएम ने भ्रष्ट है, ये है, वो है, वो पैसा नहीं दिया तो इसलिए उसने ऐसा किया. ये सब कहानी को बता रहे थे. एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करा प्रधान. तो मेरे को मालूम भी था उस प्रधान की बात, तो मैंने 1-2 बार कहा भी, पर मैंने ज़्यादा नहीं बहस की उनसे, मैं सुनता रहा उनकी बात. एट द एंड ऑफ इट आई टोल्ड हिम कि विधायक जी ऐसा है, ठीक है मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ, अभी लेट इट बी. उन्होंने कहा सब टाइम बाउंड जांच हो जाए 15 दिन में. तो हमको ठीक है, एडीएम जो है विल इंक्वायर इनटू द मैटर, जांच करेंगे, 15 दिन में रिपोर्ट देंगे. वो चले गए अपना, चले गए. टू माई अटर सरप्राइज करीब 2.5-3 घंटे बाद उनको मेरे पास फ़ोन आया. उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, वो काला डिब्बा होता था जो चपरासी लेके आ जाता था अंदर. वो काला डिब्बा लेके चपरासी आ गया, ऐसा फलाने विधायक. तो अब मैं और ज़्यादा थोड़ा इरिटेटेड महसूस किया. मैंने कहा यार अभी तो इतनी नारेबाजी कर दी मेरे खिलाफ, इतना चिल्लाए दफ्तर में भी आके, अभी मैंने किसी तरीके से सुलटाया, फिर 2.5 घंटे, अभी क्या 2.5 घंटे में थोड़ी जांच हो जाती है. मैंने सोचा ये क्या पूछने जा रहे हैं, अभी तो जांच में ऑर्डर कर रहा हूँ. देन व्हेन आई स्पोक ऑन द फोन ही सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरी जिंदगी भर का एक लेसन हो गया, मुझे सीख मिली. मैं तो एकदम नया था बिल्कुल. उन्होंने कहा कि ऐसा है डीएम साहब, ये तो मैं अलग बैठा हूँ आपको फ़ोन करके बता रहा हूँ कि जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है. वो प्रधान है ही गड़बड़, उसने एम्बेजलमेंट ज़रूर किया होगा. तो पब्लिक के इंटरेस्ट में यू गो हेड, जो आपने लिया है डिसीजन, सस्पेंशन एफआईआर अगर आप कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो मैंने कहा अरे प्रधान जी अभी तो आप मेरा मुर्दाबाद कर रहे थे कचहरी में बैठ के, कलेक्ट्रेट में आप मेरा, विधायक जी मेरा मुर्दाबाद कर रहे थे आप इसी मुद्दे को लेके, और मैं हटूंगा नहीं जब तक कि वो वापस ना हो जाए सब, और ये सब वगैरह कर रहे थे. तो अब क्या हो गया,
देन ही टोल्ड मी वन थिंग सर कि जिलाधिकारी जी आप तो अभी बहुत यंग हैं, वो है, आपको तो बहुत ऊपर तक जाना है सर्विस में, ना आप एक बात समझ लीजिए कि हम तो अपने वोटर के गुलाम होते हैं. He said that. And please try and understand that this प्रधान is a very strong प्रधान. और इसके हाथ में कुछ नहीं तो 10,000 वोट मेरे 10,000 वोट इस प्रधान के हाथ में. तो मैं जानता हूं कि गड़बड़ है, मैं जानता हूं कि इसने गड़बड़ किया है, मैं ये भी जानता हूं कि आपने सही फैसला लिया है, बट जब ये मेरे पास आ रहा है तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसका मुद्दा लेके फोर्सफुली आपके सामने उठाऊं. वो मैंने उठा दिया और मैं आप चला गया. अब आपको जो करना है आप कर दीजिए. मैंने कहा तो आप 15 दिन बाद फिर हाजिर नाजिर हो जाएंगे. ये सब क्या हुआ? कह रहे नहीं अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं कर लूँगा, अब आपको आई विल नॉट कम अगेन. So this was the lesson I learned, that very often they understand what is right and wrong also, but just because of this particular reason कि जैसे उसने कहा कि प्रधान के हाथ में मेरे 10,000 वोट हैं, तो मेरे को तो मजबूरी है कि मैं आऊँगा कहूँगा. But I know what you have done is right. He is also saying the same thing. And keep doing what is right. ये भी कह रहे हैं आप वही करिए. सर ये तो एक केस स्टडी है फॉर एनी एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, बट मेरे मन में एक और चीज आती है. अब सर वो तो आके जो करना था करके चले गए, बट सर अल्टीमेटली बेवकूफ तो वोटर ही बना. ये तो सच है ना कि डेमोक्रेसी जो है हमारी, पॉलिटिशियन को सब पता है कि मैनिपुलेट कैसे करना. वो कह तो रहे हैं कि वो गुलाम हैं उसके, बट असल में तो दूसरा है. दैट इज द अदर वे अराउंड, बिकॉज़ ही इज द वन मैनिपुलेटिंग देम. ही इज गेटिंग वोट्स फ्रॉम देम, ही इज गेटिंग वोट, ही इज प्लेइंग द गेम दैट ही हैज टू प्ले फॉर हिज सर्वाइवल. तो आई डोंट नो, डज इट मीन दैट अ डेमोक्रेसी इज बेसिकली अ शैम व्हिच इज. नहीं अब क्या बताएं, शैम कहें क्या कहें, वोटर भी अब जो है ना, अब ये एक पॉजिटिव साइड भी है. हमारे यहाँ वोटर जो है हमारी डेमोक्रेसी में बहुत कॉन्शियस हो गया है और डिमांडिंग भी हो गया है. अब एमएलए एमपी की जिंदगी भी आसान जिंदगी नहीं है इंडिया में. एमएलए एमपी को वोटर छोड़ता नहीं. जो भी समस्या होती है कहता भाई आप मैंने वोट दिया आप करो. मैं एक दिन प्लेन में आ रहा था एक किसी के साथ, वो प्लेन टेक ऑफ करने वाला था. एक आई न्यू अ पर्सन जो मिनिस्टर थे, बल्कि मेरे बगल में बैठे थे, तो वो उनको फोन आया मोबाइल पे और काफी कुछ झकझक सी किसी से हो रही थी. अच्छा. वो बार बार कहते हैं भाई कर दूंगा, अभी प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, अभी स्विच ऑफ करना है मुझे, मैं उतर जाऊं लखनऊ में, तो मैं करता हूँ. दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, तो खैर रखा तो मुझसे मुड़ के वो कहते हैं बड़े अच्छे से कि वो मेरा ना बोले मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था तब उस समय, चीफ सेक्रेटरी नहीं था, आप लोगों की जिंदगी हमसे बहुत अच्छी. मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई मंत्री जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोग की जिंदगी आपसे बहुत अच्छी? कह रहे आप लोगों को ये सब सामना नहीं करना पड़ता, हमें करना पड़ता है. मैंने कहा क्या बात क्या हो गई, क्यों वो बिगड़ रहा था? कह रहे ये वही है, एक हमारा वोटर ही है, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है. अच्छा. अब वो बिगड़ रहा है कि उसके कुछ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठा लिया. अब वो गिरफ्तार करने जा रहे होंगे, उसके अगेंस्ट लिखेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे. अब वो कह रहा है कि अभी आप फोन करिए, एसओ से बात करिए, एसपी से बात करिए और कुछ छुड़वाइए. और मैं अब इसको क्या समझाऊं, ही विल नॉट लिसन टू मी. अगर मैं कुछ भी कहूँ कि भाई वो क्या पता उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया होगा कोई, तो ही विल नॉट लिसन. तो मुझे कहना पड़ेगा, और बल्कि अब जैसे ही उतरूंगा लखनऊ तो मुझे अब फोन करना पड़ेगा. मैं मिलाऊंगा फोन, एसपी से कहूंगा, एसओ से कहूँगा, कम से कम मैं ये प्रोसेस तो पूरी करूंगा ही करूंगा. उसके बाद चाहे जो हो, बट एट लीस्ट आई विल टेल माय वोटर कि यार मैंने देखो फोन किया. This is also the story. बड़ी मुश्किल है सर फिर तो. बड़ी मुश्किल. The whole thing is quite complicated. सर इससे इस मुश्किल से मैं सर एक वापस आता हूँ नोएडा पे. ये एक बहुत अच्छा सेगवे हो गया, टेंजेंट हो गया, जिसमें हमें सच में जैसे आपने कैंडिडेटली समझाया, हमें समझ में आया कि गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, गाली देना और बुरा भला बोलना बहुत आसान है, बट एक्चुअल को इम्प्लीकेशंस के लेवल क्या है हमको समझ में आया. अब सर वापस आते हैं, हम रेगुलेशन पे बात कर रहे थे. हम ये कह रहे थे कि रेगुलेशन ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी, कम करेंगे तो भी दिक्कत होगी. और एक फैक्टर सर जो बीच में आ जाता है वो है एनवायरनमेंट का, जिसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी है यमुना, जिसके बिल्कुल बगल में हम बैठे हैं. और इट इज़ पोल्यूटेड, इट इज़ बायोलॉजिकली डेड. दिल्ली के पता नहीं कितने % एफ्लुएंट्स अनट्रीटेड सीवेज उसमें जाती है, इंडस्ट्री की सीवेज जाती है. अब एक साइड में तो सर जो जिस इंडस्ट्री की सीवेज और जो उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल जा रहा है, इंडस्ट्री इज डेवलपिंग. नोएडा में इंडस्ट्री इज डेवलपिंग. दिल्ली, मुझे पता है दिल्ली से छोड़ के लोग नोएडा आ रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज लगाने, और यूपी में भी फैल रहा है. सर क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट की कीमत एनवायरनमेंट को देनी पड़ेगी, और इसका समाधान क्या है? दिस इज अ वेरी रेलेवेंट इश्यू. आज के ज़माने में बड़ा भारी हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ बात हो रही है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इट इज डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट. आर दीज टू अपोज टू ईच अदर?
ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, या दोनों साथ साथ हो सकते हैं। अब मैंने अगेन कहा कि मैं थोड़ा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट का हूं, तो मुझे लगता है कि दोनों साथ साथ हो सकते शायद हो सकते हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट या विकास का कोई मतलब नहीं है इफ डेवलपमेंट इज नॉट ए इंक्लूसिव, सबको साथ लेके नहीं चलता है, एंड बी इट इज नॉट सस्टेनेबल। फ्यूचर जनरेशंस के लिए अगर हमने ध्यान नहीं दिया और आज खाली डेवलपमेंट की ये ग्रोथ स्टोरी को दिखा दी, तो भी हम गलत कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग राइट by our future generations and they will hold us responsible for it. इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को साथ साथ चलना चाहिए। अब आपने से रिवर कहा, यमुना का, मुझे याद है मैं तो अब 78 सर्विस में आया था एंड इन 1988 आई वाज पोस्टेड इन इलाहाबाद, तब प्रयागराज नहीं इलाहाबाद कहा जाता था उसको, एज द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ दैट सिटी। उसी समय गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था। गंगा एक्शन प्लान तब से लॉन्च हुआ है, आज भी चल रहा है अलग अलग नाम से। अब नमामि गंगे कहते हैं उसको, एट दैट टाइम उन्होंने GAP1 GAP2 कहा जाता था अलग, बट इट इज बेसिकली द सेम थिंग। तो इतने सालों के बाद भी गंगा अब हम लोग नहीं कह पाएंगे कि साफ हो गई, यू नो, we no honestly we cannot say that, nobody can honestly say that. That's right. तो कहाँ पे फेलियर हो गया? पैसा भी बहुत लगा, प्रोजेक्ट्स भी बहुत आए, पर नहीं हुआ। अब उसको देखिए, वो दो कारण थे। मैंने जो स्टडी किया था एट दैट टाइम से, और अभी बाद में मैं अर्बन डेवलपमेंट में भी रहा यूपी में, तो मैंने देखा इस प्रॉब्लम को। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूटिंग अ रिवर, एंड नंबर वन इज दैट इज द सीवर। जो सीवेज निकलता है हमारे यहाँ सिटीज का, वो सीवेज अनट्रीटेड जो है वो नदियों में गिर रहा है। दैट इज नंबर वन। एंड सेकेंड, व्हाट यू राइटली सेड, इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो कि डैमेजिंग है एफ्लुएंट्स, जो कि बिना ट्रीटमेंट के नदी में गिर रहे हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ। नाउ कमिंग टू सीवेज, ये तब से लेके अब तक वही मॉडल सीवेज का चल रहा है कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए। और ट्रीटमेंट को क्या होना चाहिए? सीवेज का ट्रीटमेंट हो, और ट्रीट होने के बाद भी वो नदी में जाए, एंड प्रेफरेबली सिटी एरिया के थोड़ा और आगे गिरे, जिसमें और ये भी कहा जाता है कि नदी की अपनी सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, पर क्लीन होके जाए, मतलब उस पैरामीटर पे आ जाए कम से कम कि एटलीस्ट इट इज नहाने लायक फिट पानी है, तो उसमें आप फिर उसको वापस नदी में डालिए सीवेज का। बट ये हो नहीं पाया इतने सालों में भी। बहुत STPs बने जगह जगह, लेकिन आज भी मैं कोई शहर नहीं ये कह सकता, शायद एक आधा कह सकता हो, बट मैं उत्तर प्रदेश की बात से कह सकता हूँ कि कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो कह सकेगा कि 100%, नॉट इवन नोएडा। आज मैं सुबह 12 पढ़ रहा था कि 300 TPD टन्स पर डे का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अभी लगने का तैयारी नोएडा में हो रही है। दैट मीन्स अभी भी काम चल रहा है। देयर इज मच मोर वर्क इज रिक्वायर्ड। जितना सीवेज जनरेट हो रहा है, कहाँ गलतियां हुई? प्लानिंग की गलती हुई नंबर 1, ये मैंने स्टडी किया। उस समय कई समान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, उन लोगों ने क्या किया मालूम? कि उन्होंने आज के दिन में जो सीवेज निकल रहा है ना सर, उसको पैरामीटर लिया और उसके हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी डिजाइन कर दी। वेयर एज दिस इज रॉन्ग अर्बन प्लानिंग। कहीं गलती चूक हुई, हम सबसे हुई, जो भी रहे होंगे वहाँ, अधिकारी या पॉलिटिकल या एक्सपर्ट्स, सभी की गलती रही। दे शुड हैव प्लान्ड 40 years hence, 50 years hence। ये कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लान करना चाहिए तो आपको 40-50 साल आगे का डिमांड जनरेट करनी चाहिए कि सीवेज कितना जनरेट होगा सिटी में, कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और वो उतनी कैपेसिटी इस सिस्टम की होनी चाहिए कि उतने को ले ले। तो हुआ क्या कि STPs बने, कुछ साल तक चले अच्छे से, और मालूम पड़ा कि 5 से 10 साल के अंदर अंदर वो अंडर कैपेसिटी हो गए और सारा सीवेज फिर अनट्रीटेड जाने लगा। ये कहानी बहुत से STPs बनी। दूसरा ये रहा कि आई डोंट नो वेदर यू अवेयर ऑफ और नॉट, हमारे अर्बन एरियाज में भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो तब चलेगा जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवेज लाया जाए ना जी। तो लाने के लिए क्या चाहिए? यू नीड अ सीवेज सिस्टम इन द एंटायर सिटी, राइट। कि पाइपलाइंस पड़ी हो, सीवेज का सिस्टम हो जो अलग हो पूरा, और वो ड्रेन ना हो, अलग सिस्टम हो, और वो सीधे STP में ला रहा है सीवेज को जी। एट दैट टाइम इफ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन इलाहाबाद एंड लेटर ऑन उसमें अर्बन डेवलपमेंट में भी था मैं, अधिकांश शहरों में 28 से 30% ही सीवेज, बाकी सब ऐसे ही, बाकी सब सीवेज ऐसे ही जा रहा है। तो 28-30 से हो सकता है, आई एम नॉट अवेयर कितनी फिगर आज हो सकता है, 40% हो गया हो, 45% हो गया, बट स्टिल आज काफी बड़ी मात्रा में ऐसा सीवेज है जो कि वो उसमें नहीं आ रहा है जी। तो STP में जा ही नहीं रहा है जी सर। वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में। जो ड्रेन्स बनी है ना हमारे यहाँ, वो स्टॉर्म वाटर है, नाम ही उसका स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। वो इसलिए बनी है कि ज्यादा बारिश हो, तूफान आए और जो पानी आए तो वो उस ड्रेन्स के माध्यम से वो निकल, वो शहर को फ्लड ना करे और वो वहाँ चला जाए। नाउ मोस्ट ऑफ द सीवेज इज बीइंग डिस्चार्ज इनटू स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के माध्यम से ये नदी में पहुंच रहा है।
तो आज भी अधिकांश शहरों में, चाहे यमुना आप यहाँ की ले लीजिए, चाहे आप गंगा कहीं भी ले लीजिए बड़े शहर के नज़दीक, ये सीवेज अनट्रीटेड काफ़ी मात्रा में अभी भी, डिस्पाइट कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिस्पाइट कि ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, कहीं ना कहीं इस मॉडल के ऊपर अभी बहुत इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल पीपल एंड अदर्स को बैठ के करने की, कि शायद ये मॉडल इतने सालों में जब सक्सेस नहीं दे पाया तो मे बी लेट अस थिंक ऑफ समथिंग एल्स, राइट, नो व्हाट एल्स कैन बी पॉसिबल। क्या इतने बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पे जाना चाहिए, या लोकलाइज करते हुए छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए? क्या बायो रेमेडिएशन कोई मेजर है? कहीं है ऐसे बायोलॉजिकल रेमेडिएशन की टेक्निक्स हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह है जो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन आप वो उसकी आप ग्रोथ करा दीजिए तो अपने आप में वो सीवेज को वो कर लेता है। दीज आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी थॉट ऑफ इन दिस एरिया। देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस में ये है कि हर एक, जैसे यूपी में ही है हमारा शुगर इंडस्ट्री है, डिस्टिलरी इंडस्ट्री है, सबके बारे में एवरीबडी नोज, या लेदर इंडस्ट्री है, कि क्या ट्रीटमेंट का प्लांट आपको लगाना है, बट दे कंसिडर इट कॉस्टली। इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस, तो वो कभी कभी ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा लेते हैं लेकिन उसको हमेशा चलाते नहीं, और यहाँ पे करप्शन आ जाता है बिटवीन द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के या उसके होंगे या अदर ऑफिसर्स होंगे, एंड दी इंडस्ट्रियल कंसर्न। वो साथ मिलके जब उनका इंस्पेक्शन हुआ तो उन्होंने चलता हुआ दिखा दिया, करेक्ट, जब इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो उसको बंद कर दिया गया, तो वो अनट्रीटेड जो है जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम स्टिल। हमारी नदियाँ कैसे साफ होंगी जब इतना अनट्रीटेड वेस्ट इसमें जाएगा? तो इसमें टेक्नोलॉजिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है, कंप्लायंसेस एनफोर्स कराने की ज़रूरत है एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल, एंड देन ये एक इट्स नॉट अ क्लीशे, जन आंदोलन क्लीशे हो जाता है कहना, बट है ये जन आंदोलन की चीज़ ही है। इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए इन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन गंगा ऑल्सो लोग उसमें कपड़े धोते रहते हैं, जो कि नहीं अलाउड है। लोग डेड बॉडीज डालते रहते हैं नदी में, जो कि बिल्कुल जो है वो प्रोहिबिटेड है। इवन जो मूर्तियों का विसर्जन होता है, इसके बारे में भी बात आया कि उसमें जो एनेमल लगा होता है, दैट इज अ पॉल्यूटेंट, वो नहीं जाना चाहिए नदी में, लेकिन फिर भी, और अलग उसका विसर्जन करिए, लेकिन फिर भी लोग खास नदी में उसका विसर्जन कर देते हैं। सो लॉट ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस अमंग आम जनता इज रिक्वायर्ड कि भाई ये तो आपकी लाइफ है ना, रिवर इज लाइफ। अगर रिवर, जैसे आपने कहा कि स्टैग्नेट हो जाएगी टोटली, उसका ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा, तो रिवर में भी कोई ना लाइफ कोई रहेगी, ना रिवर के बाहर कोई लाइफ रहेगी। सारी सभ्यताएं तो नदी के किनारे बसी, क्योंकि नदी ने लाइफ दी सबको। रिवर्स मर जाएंगे, नथिंग इज लेफ्ट। तो देयरफॉर अ पीपल्स मूवमेंट फॉर दिस हैज टू बी जनरेटेड, और वो पीपल्स मूवमेंट ही प्रेशर डालेगा ऑन द म्युनिसिपल अथॉरिटीज एज वेल एज ऑन द इंडस्ट्री पीपल कि नहीं साहब, ये आपको रोकना ही पड़ेगा। अधिकारी और अधिकारी कानून वो नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कि वहाँ कहीं ना कहीं वंस अगेन एक अनहेल्दी रिश्ता, करप्शन कायम हो जाता है, और करप्शन भी हो जाता है। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। सर, कुछ रैपिड फायर सवाल। ओके। एक डिसीजन जो आप अंडू कर सकते हैं अपने करियर से। तो मैंने तो इस लाइन पे कभी सोचा ही नहीं कि अंडू करने वाली बात। मैं तो बट ये तो मैं कहूँगा कि मेनी डिसीजंस जो हम करना चाहते तो नहीं कर पाए, ये तो बहुत कुछ रहा लाइफ में। और अंडू करने की बात तो इतनी ऐसी नहीं है, बट आई कैन से दैट there are many other things I wanted to do in my career, जो मैं शायद नहीं कर पाया जितना मैंने को करने की इच्छा थी। इवन एज चीफ सेक्रेटरी जितने मैंने प्रायोरिटी एरियाज को लिए, मतलब कुछ एरियाज ऐसे भी थे मैं सोचता था मैं और करना चाहता हूँ, वो नहीं हो पाए, उसमें और ध्यान देने की जरूरत थी। जी, ठीक है। एक सबसे हार्श ट्रूथ जो आपने सीखा पावर के बारे में। पावर के बारे में देखिए, मैंने ये सीखा है कि इफ यू अलाउ इट, इट इज द इजीएस्ट थिंग दैट कैन गो टू योर हेड। बहुत जल्दी सिर पे चढ़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ सिर पे नहीं चढ़ती जितनी पावर चढ़ती है। और अगर पावर सिर पे चढ़ गई, देन इट ऑल्टर्स योर एंटायर बिहेवियर, आपको एरोगेंट बना देगा, आपको सब बना देगा। तो आपको पावर के बारे में अच्छा, वो कभी भी चढ़ सकती है आपके दिमाग में, तो आपको थ्रू आउट बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आपको पावर मिली है तो वो उसको एज एन अथॉरिटी टेकअप करती है अच्छा काम करने के लिए, बट नॉट लेट इट गो टू योर हेड एंड मेक यू एरोगेंट। और दैट मीन्स सबसे बड़ी चीज़ सीखिए, टू बी विजिलेंट, ऑलवेज बी विजिलेंट एंड नॉट अलाउ पावर टू गो टू योर हेड। कोई एक ऐसी चीज़ जो आईएएस की ट्रेनिंग आपको प्रिपेयर नहीं कर सकती फील्ड के लिए? हाँ, ये तो मैंने आपको भी बताया कि जो पॉलिटिकल लोगों का हैंडलिंग कैसे आप करें, कैसे आप बिहेव करें विद द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दिस कंट्री, मोर देन द पॉलिटिकल पर्सन, हाउ यू बिहेव विद द ऑर्डिनरी सिटीजन। अब वो वहाँ पे ट्रेनिंग उसकी उतनी नहीं हो पाती। भाई इतना ही लोग कहेंगे यू शुड बी रिस्पॉन्सिव, यू शुड बी अकाउंटेबल, वो एक वर्ड्स जैसे लगते हैं उस समय, पर वो जब वास्तव में व्यक्ति आपके सामने आता है और अपनी बातें रखता है और कहता है, सो
how to handle him, how to deal, how to satisfy him. These are skill sets which आप सीखेंगे. सीखेंगे. हाँ. गवर्नमेंट में सर ज़्यादा डेंजरस चीज़ कौन सी है, इग्नोरेंस की एरोगेंस? Arrogance is definitely very dangerous, I would say. ठीक है. कोई एक रिफॉर्म जो आपको लगता है इंडिया की सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए अर्जेंट बेसिस पे? परफॉर्मेंस रिलेटेड इवैल्यूएशन बिल्कुल होना चाहिए, बट इट शुड बी डन इन अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर. उसमें ऐसा ना हो जाए कि किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से या किसी चीज से उसके ऊपर असर पड़े. जी. क्या करप्शन इंडिया में सिस्टेमिक है या कल्चरल है ज़्यादा? नो, इट इज लार्जली सिस्टेमिक, आई वुड से. लार्जली कल्चरल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमारी सोसाइटी कल्चरली करप्ट है, ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा. आई वुड गो दैट इट इज लार्जली सिस्टमिक एंड इट कैन बी हैंडल्ड. लोग उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है? एक्चुअली ये जानने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश बड़ा डाइवर्स स्टेट है. सो देयरफॉर इतनी डिस्पैरिटीज हैं कि डेवलपमेंट स्टोरी एक नहीं हो सकती. देयर विल बी वेरी डिफरेंट स्टोरीज अबाउट उत्तर प्रदेश. कुछ एरिया डेवलप कर रहा है, कुछ कम डेवलप कर रहा है, बट इट विल टेक टाइम एंड देन स्लोली द रेस्ट ऑफ द स्टेट विल आल्सो कैच अप एंड डेवलप. जी. अगर आप किसी फॉरेनर को बताएं एक लाइन में कि नोएडा और गुड़गांव में फ़र्क क्या है, तो वो क्या होगा? एक्चुअली वो तो मैंने ये फील किया कि गुड़गांव हैज़ अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल दैट कॉर्पोरेट ऑफिसेस. उसकी वजह से वो उसका एक पूरा जो लुक है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, दैट गिव्स यू द लुक ऑफ दैट बीइंग इन सम काइंड ऑफ अ कंट्री इन यूएसए और समथिंग. आप वहाँ पे है, कॉस्मोपॉलिटन फील है, कॉस्मोपॉलिटन जगह है, वो आपको एक लुक देता है जो नोएडा में आपको अभी भी नहीं मिलेगा. यहाँ डिस्पाइट द इंडस्ट्रियलाइजेशन उतने कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं शिफ्ट किए. दैट इज द बिग डिफरेंस. ओके. अगर आप नोएडा को रीडिज़ाइन करते फ्रॉम स्क्रैच, जो एक चीज़ आप फिक्स करते, वो क्या होती? लेकिन रीडिज़ाइन करने में काफ़ी हद तक ग्रेटर नोएडा वाला मॉडल जो बेटर रहा है नोएडा से, कि शुरू से ही ऐसा लेआउट बन जाए जिसमें ग्रीन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस एंड रेगुलेटेड FARs एंड कितनी हाइट पे बिल्डिंग जा सकती है, नहीं जा सकती है, ये सब शुरू से ही अगर जो है कर दिया जाता, तो नोएडा में जो कहीं कहीं पे थोड़ा लगता है कि जैसे ग्रोथ अनप्लान्ड तरीके से हो गई, वैसा नहीं लगता. जी. सर, यूथ के लिए और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ सवाल. आपकी ऑनेस्ट एडवाइस क्या होगी एक 20-22 साल के UPSC एस्पिरेंट के लिए? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू जॉइन द UPSC. और उसके लिए उसे अपनी इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा कि क्या मैं ये सर्विस करना चाहता हूँ, मतलब क्या मुझे इंटरेस्ट है इसमें, क्या आई वांट टू डू पब्लिक सर्विस. किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता. सम पीपल कैन बी गुड इन एकेडमिक्स, समबडी कैन बी गुड इन इंजीनियरिंग, समबडी कैन बी गुड इन सम अदर करियर, फैशन टेक्नोलॉजी. तो करियर्स आजकल बहुत हैं, तो ये ना सोचे कि UPSC अकेला करियर है. बट अगर आप पहले डिसाइड हो जाइए कि हम इसी के लिए में आना चाहते हैं, देन फोकस करके बिल्कुल सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ आपको स्ट्रक्चर्ड, टाइम मैनेज्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसको आप करेंगे देन सक्सेस आपको मिलेगी. आपके मुताबिक UPSC एस्पिरेंट्स का माइंडसेट कैसे बदल गया है अब, और उसमें क्या बदलाव होने की ज़रूरत है? आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड दैट पावर इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ और अथॉरिटी इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. ये मैं कई लोगों से बात करते देखा हूँ, बल्कि जैसे कोई मुझे बता ही रहा था कि किसी यूट्यूब में कोई दिखाया गया, इंस्टाग्राम में दिखाया गया सुप्रीम पुलिस का घर, तो उसमें 1 मिलियन फॉलोअर्स आ गए. ये क्या शो करता है कि वो घर को देख के आ रहे हैं, इस भाई इतना बड़ा घर है सुप्रीम पुलिस का. दे शुड नॉट सी दैट, दे शुड सी कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की. तो यू शुड सी पब्लिक सर्विस एंड सिविल सर्विस एज एन अपॉर्चुनिटी, की गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी टू डू अ लॉट ऑफ गुड टू द पीपल. सर, आप UPSC मॉक इंटरव्यू जब लेते हैं, हाँ जी, तो सबसे बड़ी गलतियां क्या दिखती हैं आपको? मैंने देखा कि कई लोग, खासतौर से मेनी पीपल आर अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन कि मैं हर क्वेश्चन का मुझे सही जवाब देना है, ये देना है, और हर चीज़ पे मुझे कुछ कुछ बोलना ज़रूरी है. एंड दे समटाइम्स आर नॉट वेरी ऑनेस्ट इन व्हाट दे आर सेइंग ऑल्सो. तो ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए. अपने बारे में आप जो सही बात है वो बोलिए, और जो आता है उसको बताइए, जो नहीं आता उसमें कोई नुकसान नहीं कह देने का कि मैं नहीं जानता. एक किताब जो आप रेकमेंड करेंगे हर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, उनके नॉर्मल NCERT वगैरह बुक्स के अलावा? बुक, दे शुड नो अ लॉट अबाउट इंडिया और समझना चाहिए. मैंने तो कई इसमें आउटस्टैंडिंग बुक्स मैंने इसमें देखी हैं. इवन वेरी रिसेंटली मैंने रेड रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी. इंडिया आफ्टर गांधी. आई थॉट इट्स फैंटास्टिक बुक. कंटेम्प्रेरी इंडियन पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सीन को जो उन्होंने एनालाइज किया है, दोज हु आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट शुड रीड इट एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया वाज इन 1947 और क्या जर्नी रहा और कहाँ तक पहुंचे. दैट बुक आई पर्सनली फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज गिविंग. जी. कोई एक किताब जो आप चाहेंगे हर इंडिया का नागरिक पढ़े? मैं आई फाउंड, एक तो मुझे
एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी जी की किताब जो है उसको पढ़ना चाहिए, गांधी जी की फिलोसफी को भी हर आदमी को समझ लेना चाहिए, क्या थिंकिंग थी उसके उस पीछे उनके पीछे. एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, एंड अ बुक विच हाउ ही डिस्कवर्स इंडिया. और आप उसके साथ जाइए तो आप भी उस जर्नी में इंडिया को डिस्कवर करते चले जाएंगे. बिकॉज मोस्ट पीपल जो सिविल सर्विस में आते हैं दे डोंट नो इंडिया, दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया, क्योंकि पढ़ते लिखते करते या करते अपना चले आए, उतना उनको समय नहीं मिला कि समझने को. तो वो उसको समझने का भी जो है उसमें जो है उनको टाइम मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर आई थिंक अ पार्ट ऑफ इंडिया, आई वुड ऑलवेज से द राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद हो या सब, इनको भी आदमी को पढ़ना चाहिए. बिकॉज यूथ को एनर्जाइज जो करते हैं वो अपनी बातों से, वो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी. अगर आप यंग IAS ऑफिसर्स को आज मिलेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या होगा उनके लिए? इंपॉर्टेंट लेसन मैं उनको ये देना चाहूँगा कि यू मस्ट रियलाइज दैट आप सर्विस में आए हैं फॉर द पीपल हु कम फॉर यू. तो आप उससे एरोगेंटली मत बिहेव करिए, आप उसके साथ बिल्कुल इज्जत से बात करिए. गिव हिम ड्यू इंपॉर्टेंस बिकॉज ही इज द पर्सन फॉर whom you are in the service. You are not in the service for yourself or for anything else. Do as much good as you can to the person who is sitting across you on the table, जो अपनी समस्या लेके आया है या जिसका मुकदमा है आपके सामने या जो कोई और इशू है, डेवलपमेंट का इशू है, उसको सुन के उसको आप रिजॉल्व करिए इन अ पॉजिटिव मैनर. एंड ऑलवेज एम फॉर रेजोल्यूशन, टालने की नीयत से नहीं, कैसे इसको रिजॉल्व करके इसको हम सेटिस्फैक्शन दे सकें. यू शुड ट्राई एंड टच एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल. कई जिंदगियों में आप जितना फ़र्क ला सकें वो लाइए. एंड लास्ट वर्ड आई विल से इज, जो मेरी किताब का टाइटल भी है, मेकिंग अ डिफरेंस. ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ एज मेनी पीपल एज यू कैन. सर एक आखिरी सवाल मेरा, आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या रिफॉर्म करेंगे? हाँ, रिफॉर्म की ज़रूरत मुझे लगता है, आई थिंक, और होनी भी चाहिए. किसी भी सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए. UPSC में भी हुआ है, जो हमारे टाइम पे था 78 में, वो बिल्कुल डिफरेंट था. आई डोंट नो आपको भी पता नहीं, ध्यान होगा कि नहीं होगा, मैं बताता हूँ लोगों को. तो 5 ऑप्शनल हुआ करते थे. We had 5 optionals. 5 optionals. हाँ, 5 ऑप्शनल होते थे. धीरे धीरे 1980 से सिस्टम चेंज हुआ, 2 ऑप्शनल्स पे आया. अब 1 ऑप्शनल पे आ गया. जनरल स्टडीज के पेपर्स बढ़ गए, ये तमाम चीज़ें हुई. इंटरव्यू के रिलेटिव मार्क्स चेंज होते चले गए, रिटर्न के मार्क्स चेंज होते चले गए. मेनी थिंग्स हैपेंड. बट टुडे आई फील कि एक बार और रिव्यू कर लेना चाहिए कि वो क्यों मैं कह रहा हूँ. क्योंकि मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट से बात करता हूँ, जाके उनको टॉक भी देता हूँ. मैंने देखा है कि बहुत से लोग आज अपना पूरी लाइफ लगा दे रहे हैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन में. 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट देके पड़े हुए हैं, दे रहे हैं ऐसी. और आजकल फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाला ढूंढे नहीं मिलता जो सिलेक्ट हो गया हो. मे बी 15-20% ऐसे हैं जो आते हैं और नहीं आते हैं. तो क्या बात है, टू मी इट सजेस्ट समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड में क्यों नहीं आदमी आ रहा है, क्या बात. तो क्या आपने ऐसा सिलेबस बना दिया है, या आपने इतना पेपर्स को टफ कर दिया है, या आपने पेपर्स को इतना वाइड कर दिया है उसमें जो आपको नॉलेज एक्सपेक्टेड है कि आदमी 1 साल में तैयारी नहीं कर पा रहा है. ठीक बात. या 1.5 साल में तैयारी नहीं कर पा रहा है. लॉजिकली पीपल शुड मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट. जो इंटेलिजेंट हैं, जो काबिल हैं, उनको आ जाना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहे हैं और 5-5 अटेम्प्ट लग रहा है, तो मतलब क्या हो गया, बार बार आप पढ़ने होकर, मतलब दैट मींस यू आर अक्यूमुलेटिंग एज मच ऑफ मटेरियल एज पॉसिबल, देन ओनली यू कैन राइट. तो कहीं ना कहीं UPSC का थ्रस्ट हो जा रहा है इन अक्यूमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज. एंड नॉलेज का क्या, इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, एंड मटेरियल एंड राइटिंग, उस पे हो रहा है. जबकि होना चाहिए ऑन योर grasping ability, on your understanding ability, on your analytical ability. So I think the system does need to be reviewed seriously along these lines. Sir, thank you so much for this candid conversation. और आपके साथ बात करके सर मेरे को आप बहुत अच्छा लगा, और उससे ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ मिलके मुझे. Thank you so much. सर एक हमारे शो का नाम सिलेबस ऑफ लाइफ है, और बड़ा अच्छा नाम है आपके शो का, सिलेबस ऑफ लाइफ. मतलब इतनी ब्यूटीफुल नाम है. मैं सोच ही रहा था पहले सर कि अल्टीमेटली आदमी लाइफ कैसे जीनी है, यही आदमी का मकसद होता है जी. तो आप कह रहे हैं सिलेबस, तो उसका भी एक सिलेबस है. सिलेबस है सर. दिस इज हाउ इफ यू लिव, देन यू विल लिव योर लाइफ प्रॉपर्ली. और वो सर सिलेबस कोई पढ़ाता नहीं. वो पढ़ाता नहीं. हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेते हैं, पर लाइफ के बारे में नहीं पढ़ते कहीं. सर मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ, और जब आप जैसे लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है तो ज़रूर पूछता हूँ कि सिलेबस ऑफ लाइफ में सर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, असली सिलेबस ऑफ लाइफ. एक्चुअली सिलेबस ऑफ लाइफ में यू हैव टू व्यू लाइफ एट अ डीपर लेवल. ये देखना ज़रूरी है कि लाइफ जो है वो केवल ये नहीं है कि मटेरियलिस्टिक लिविंग इज़ एवरीथिंग, खाली मनी, प्रॉपर्टी, फेम, नेम, ये सब चीज़ें लाइफ नहीं है. देयर इज अ लॉट मोर टू लाइफ, वेयर व्हाट यू कैन गिव टू अदर्स, हाउ मच यू कैन शेयर लव एंड अफेक्शन विद अदर्स, हाउ यू कैन
benefit others in your life. लोगों के लिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और अपने जीवन में भी कितना किस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जैसे आपके जीवन को लोग फॉलो करें तो they will live a better life. And I have been written books on happiness. मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यही कहूँगा जो मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैंने किताब हैप्पीनेस पे लिखी कि लोग हैप्पी कैसे होना चाहिए ये जानते ही नहीं है. वो सोचते हैं कि ये मटेरियल चीज़ें हैप्पीनेस देंगी, और ये मटेरियल चीज़ें हैप्पीनेस नहीं देती हैं. Then they become unhappy, they become frustrated, and they तरह तरह की फिर उनको बीमारियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, उदास होते हैं, ये होता है. Therefore, it is very important, you know, to understand how to live life, to live a meaningful and purposeful and happy life. Yes. तो सर मैं वापस आता हूँ अपनी खुशी पे जो मेरे को हुई आपसे मिलके, क्योंकि सर आप तो एक तो यू आर वेरी ओपन माइंडेड एंड यू आर जेन्युइनली वेरी हम्बल, एंड I have come away with the feeling that you are actually very positive human being. तो आपके साथ जो भी हुआ है, it does not seem to have affected your personality. आप खुश मिजाज ही हैं. तो नहीं. मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत इंकरेजमेंट हुई. मुझे लगा कि आप सर मेरे से इतने सीनियर हैं, मैं तो बच्चा हूँ आपके आगे, उसके बावजूद मेरे अंदर की जो सिनिसिज्म है वो आपसे ज़्यादा है और आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं. तो दैट वॉज फॉर मी वेरी रिफ्रेशिंग. नहीं, I am always like to be positive and constructive, and I always feel कि things can improve at any stage of time. An individual can improve, things can improve. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.